हेलो एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। हसनैन आपको जुम्मे में जो इनकी खुशी है ना वो बड़ी दीदनी होती है क्योंकि 2 दिन ऑफ के होते हैं मेरे, ऑफ होते हैं तो इस वजह से ये बड़ी खुश होती हैं। और स्पेशली आके आपको मैं हमेशा जुम्मा इनके लिए छोड़ देता हूँ कि इन्होंने आके कहना होता है जुम्मा हमेशा मुबारक। ये मुझे कहते हैं आपके लिए मैंने कुछ ना कुछ छोड़ दिया और वो जुम्मा होता है। ये जुम्मा तो मेरे लिए लाजमी छोड़ता हूँ इनके लिए क्योंकि जिस एनर्जी के साथ ये जुम्मा मुबारक आपको कहती है ना वो यही कह सकती है क्योंकि इनको 2 छुट्टियां बहुत ही अच्छे तरीके आपको से भी मेरे साथ मनानी 2 होती हैं। छुट्टियां हैं। नहीं मुझे हैं लेकिन हमारी नहीं है। जो मर्द हजरात होते हैं उनकी छुट्टियां नहीं होती। बेसिकली उन्होंने घर के काम करने होते हैं। तो खवातीन के भी ज्यादा काम होते हैं। ये तो भाई खवातीन ने काम खुद ही लिए होते हैं। नहीं खवातीन के भी बहुत काम होते हैं। सफाइयाँ होती हैं, खाना पकाना होता है, शॉपिंग होती है और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम निकल आते हैं। हाँ जी, तो आज आपको पता है कि वैसे जुम्मा भी है। कोई भी खाना शाना नहीं बनाती, याद आ गया था। मैं साथ साथ थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ। कुछ भी नहीं बना, इनको कुछ बनाना नहीं आता खवातीन। लेकिन मैं साथ साथ थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ। वो क्या कर रही है? थोड़ी हेल्प, बेरारवी का शिकार कर रही है अपने। मैं थोड़ी हेल्प जरूर करती हूँ। अभी मेरी अम्मी सुन रही होंगी तो वो इस चीज की निशानदही आपको जरूर करेंगी कि मैं जो हूँ ना साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ। अच्छा जी, मुझे उन्होंने बताया था कि गजल बिल्कुल काम नहीं करती। अब आप उनसे मिलिएगा इसके बाद, ठीक है? मैं आपको ये बता दूं कि आप सब जानते हैं कि जुम्मा हो, हफ्ता हो, इतवार हो, हफ्ता इतवार तो नहीं खैर, पीर हो, मंगल हो, बुध हो, जो भी दिन हो, हम अपनी सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं सुबह की सोच में। स्टार्ट हम वहीं से करते हैं। और सबसे पहली बात की थी, छुट्टियों की बात की थी, कल भी छुट्टी और मैं भी आपको छुट्टियों की बात से ही आगे अब लेकर चलूंगी। और ये खबर जो मैं देने लगी हूँ ना आप सबको, इससे बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं और बच्चे जो है ना वो मुझे बहुत पसंद करेंगे अब जब वो ये खबर सुनेंगे। शायद माँ बाप ऐसा जितने खुश ना हों क्योंकि ज़ाहिर है शोर शराबा घर में तंग करने लग जाते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में इस मौसम सरमा की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। महकमा तालीम पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसके मुताबिक तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। हमारे टाइम पे शायद इतनी छुट्टियां नहीं होती थी जितनी अब होती हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे सोमवार यानी कि पीर 12 जनवरी से ही खुलेंगे। बिल्कुल ऐसी है। ये जो खबर आपको गजल ने बताई है यकीनी तौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि उनको जो है वो छुट्टियां होंगी और नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे सोमवार 12 जनवरी से खुलेंगे। सो ये एक मौज है बच्चों के लिए। लेकिन खवातीन हज़रात, गज़ल ने एक स्टोरी में एक बड़ी दिलचस्प बात बताई है कि वालिदैन कहीं ना कहीं बच्चों से तंग हो जाते हैं। वो कहते हैं यार कि ये स्कूल में ही रहते तो ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन ये अब हकीकत है कि पंजाब हुकूमत ने छुट्टियां दे दी हैं। बच्चे अब इसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। खवातीन हज़रात, अब मैं एक ऐसी खबर की तरफ जाने लगा हूँ जो कि बड़ी दिल दहला देने वाली है। हमारी एक साथी कुलीग रही हैं जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन उनका ये काम था वो बड़ा दिलचस्प काम था और वो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरती थी। नर्म गुफ्तार और दिलकश कंटेंट की बदौलत लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली मारूफ इन्फ्लुएंसर प्यारी मरियम का अचानक इंतकाल हो गया है। प्यारी मरियम के इंतकाल की खबर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी गई जिसने उनके मद्दाहों को गमज़दा कर दिया। मरियम अपने शोहर एहसन अली के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी और वो जुड़वा बच्चों की माँ भी बनने वाली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अचानक तबीयत ख़राब होने पर मरियम को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो दौराने ज़िंदगी इंतकाल कर गई। बदकिस्मती से उनके बच्चों को भी अनफॉर्चुनेटली ना बचाया जा सका। अभी वैसे सॉरी टू कट यू हसनैन, लेकिन इस हवाले से थोड़ी सी भी इत्तलात आगे पीछे हैं कि बच्चे उनके जिंदा है या नहीं, सेहतमंद है। ठीक हो गया, 50-50 है। एक मकामी सहाफ़ी ने मरियम के अहल खाना से बात की है कि जिसमें अहल खाना ने तस्दीक किया है कि मरियम और उनके बच्चों के हवाले से तो अभी वो तस्दीक नहीं कर सके, लेकिन मरियम के इंतकाल की उन्होंने बात कर दी और इस वक्त वो शदीद गम में हैं और इसीलिए वो किसी से बात करने की हालत में नहीं है। प्यारी मरियम ABN न्यूज़ का भी हिस्सा रह चुकी हैं। हमारे साथ वो इनिशियल टीम में भी मौजूद थी जब ABN लॉन्च हुआ था और तकरीबन कई माह तक प्यारी मरियम तुसा सुनाओ के नाम से एक शो भी होस्ट करती थी जो कि बड़ा मकबूल था। ना सिर्फ उन्होंने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, बल्कि टीवी की दुनिया में भी अपना नाम बनाया और बहुत कम वक्त में उनको शोहरत मिली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी होता था लेकिन कभी भी उन्होंने तनकीद को अपने ऊपर सच नहीं लिया। हमेशा से उन्होंने तनकीद को भी अच्छे मानों में लिया, पॉजिटिव मानों में लिया, फिर उसके बाद उसको लोगों को जोड़े रखा अपने साथ।
खुशियाँ बिखेरी, फिर वो बाहर भी चली गई जब उनकी शादी हुई, सऊदीया में रही, फिर उसके बाद व्लॉगिंग करती थी। व्लॉगिंग के ज़रिए बहुत से फैमिलीज़ का, बहुत से पेरेंट्स का मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरी अम्मी खुद उनको देखती थी और बहुत खुश होती थी उनके व्लॉग्स वगैरह देख कर भी। लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके बच्चों को भी सेहत दे और उनके घर वालों को भी सब्र व तहम्मुल की ज़िंदगी अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहाँ पर लाहौर में ड्यूटी के दौरान टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले 3 पुलिस एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ये वाकया मॉडल टाउन डिवीजन में पेश आया, जहां कांस्टेबल शाहिद, बिलाल और उस्मान ने वर्दी में वीडियो बनाई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद एसपी शहर बानो नकवी ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए तीनों एहलकारों को मुलाजमत से निकाल दिया। और ये पहला मौका नहीं है पुलिस मुलाजमीन को सोशल मीडिया के बायस कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो पुलिस ने अपने अफसरान और जितने भी एहलकार हैं उनके लिए टिकटॉक समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी और हमने भी अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको आगाह किया था। और ये भी आपको बता दें कि कोई भी एहलकार यूनिफॉर्म में वीडियो नहीं बनाएगा, इस तरह की हिदायत पहले दी गई थी। और इसी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद पुलिस ने 2 एहलकारों आफ्ताब अहमद और एहतशाम असलम को भी मुअत्तल किया था। उन पर बदतमीजी और सोशल मीडिया के जो कवायद थे उनको तोड़ने के इल्जाम थे और उन्हें रेस्क्यू 15 में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि यूनिफॉर्म में वीडियो बनाना न सिर्फ सर्विस डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है बल्कि इदारे की साख पर भी बहुत से सवालात उठ जाते हैं और इसीलिए मुस्तकबिल में भी इस मामले पर अभी तक जीरो टॉलरेंस है, किसी भी तरह की कोई भी नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ये वाकया पहले हमने ही रिपोर्ट किया था यहाँ पे और उस वक्त इस्लामाबाद में पाबंदी लगाई गई थी, अब पंजाब में पाबंदी लगाई गई और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर और भी लोग हैं, रेस्क्यू एहलकार हैं, वो भी अपनी वर्दियों में जब होते हैं तो जब वो वर्दी में होते हैं उनका काम आवाम की खिदमत करना है, उनका काम टिकटॉक बनाना, फेसबुक के लिए रील्स बनाना या इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है कि जहाँ पे आप अपनी जॉब के दौरान ही टिकटॉक बना रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं। हाँ, अगर मैं या गज़ल या कोई और शख्स इस तरह के काम करेगा तो हमारी जॉब है टीवी के सामने आना, बीच में से अगर रील्स निकल जाती हैं तो निकल जाती है, लेकिन जिन लोगों की जॉब है खिदमत खल्क की, जिस तरह पुलिस है और डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल की बात करता हूँ, वहाँ पे अगर नर्सिस की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए, अगर वहाँ पे रील्स वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा डेफिनेटली उस पर पाबंदी भी लगेगी, उसके हवाले से कदगन भी होगी। और ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये मेरे ख्याल ठीक है, मैं इसकी हौसला अफजाई भी करता हूँ। अगर आपने रील्स बनानी है, चाहे हमारे पुलिस वाले हैं चाहे और कोई इदारे के लोग हैं, वो अपनी वर्दी उतार के 8 घंटे के बाद जो उनकी जॉब की टाइमिंग नहीं होती वहाँ पे वो रील्स भी बनाएं, कंटेंट भी बनाएं अगर उन्होंने कंटेंट बनाना है, मशहूर होना है, लेकिन वर्दी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखें ना कि अब ऐसा भी नहीं है, ये आपने बात बहुत अच्छी की कि अब हमारी एक ड्यूटी है, लेकिन जिन लोगों की ड्यूटी ये नहीं है और अगर आपने बनानी है, ठीक है, हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, आप घर जाकर बनाएं, ठीक है, आप 8 घंटे के बाद आपके पास कितना टाइम आप कर सकते हैं। और फिर ये ऐसा भी है ना कि हमने आपको बताया भी था, पहले भी आप लोगों को ये चीज़ हाईलाइट की गई थी कि इस तरह से आपके जुर्माने होंगे, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है, इतने सख्त कवानीन इस पर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ऐसे करते हैं तो फिर अपनी इन तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार आप खुद हैं। इसकी जितनी भी हौसला शिकनी की जाए कम है। और ये जो ऑफिसर हैं शहर बानो, इन्होंने अच्छा काम किया है, एसपी साहिबाएं, और ये इस तरह के काम करेंगी तो एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट हो जाएगी। खवातीन हो जाता आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको क्रिकेट के रिलेटेड खबर बताते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग ने भारत में अपनी मकबूलियत का नया सबूत देते हुए 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त में जगह बना ली है। गूगल में 2025 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त में जारी की है। फहरिस्त में एक दिलचस्प इजाफा भी देखने में आया, जहां पे पाकिस्तान की T20 लीग PSL भी शामिल है। गूगल की जारी करदा फहरिस्त में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर तो डेफिनेटली इंडियन प्रीमियर लीग आती है, दूसरे नंबर पर एशिया कप, उसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी, तीसरे पर कबड्डी लीग है, चौथे पर वुमेंस वर्ल्ड कप है, पांचवें पर फीफा क्लब वर्ल्ड कप रहा और छठे पर पाकिस्तान सुपर लीग रहा। उसके बाद विंबलडन है, फिर नेशंस लीग जो कि हॉकी की है, फिर मेजर क्रिकेट लीग जो अमेरिका में होती है वो 10वें नंबर पर रही। भारतीयों की PSL में बढ़ती हुई दिलचस्पी इस बात का एक और सबूत है कि हालिया बरसों में लीग की मकबूलियत सरहदों से आगे बढ़ चुकी है। ना सिर्फ क्रिकेट के शायकीन बल्कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी PSL के मैचेस, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज और हाइलाइट्स ज़ेर बहस रहती हैं। और यही वजह है कि PSL का जो डिजिटल कंटेंट है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, उसमें जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, उसमें एक भारतीय ऑडियंस भी शामिल होती है जो PSL को पसंद भी करती है। और कुछ लोग अगर पसंद नहीं करते, जिस तरह गज़ल मैंने आपको कल बताया था कि वो पड़ोस में ना
खिड़की से देखना चाहते हैं तो वो अपने इंटरनेट की खिड़की खोल के देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में क्या चल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में तो हम देख रहे हैं, वो तो टीवी पर नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग हमें सोशल मीडिया पे नजर आती है। तो ये भी एक वजह है पाकिस्तान सुपर लीग को वो देखते हैं, पसंद ना भी करें तो कहीं ना कहीं से देख रहे होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना फ्रीक्वेंटली जिस तरह आपने बताया 7वें नंबर पर आई गेस आपने बताया, जिक्र किया, तो हम हैं तो उसकी जितनी भी अपडेट्स हैं हमारी, क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा, इतना फ्रीक्वेंटली सर्च करते हैं वहाँ पर भारत में, तो इससे वाज़ेह तौर पर ये चीज़ सामने आती है कि कितने ज़्यादा वो इंटरेस्टेड होते हैं और कितना खौफ भी है उनमें। अब आपने इंडिया से खबर दी, मैं भी आपको इंडिया से ही खबर देती हूँ, हमेशा यही काम होता है। हम साथ साथ चलते हैं ना। अच्छा जी, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में नई नवेली दुल्हन को शादी के सिर्फ एक दिन बाद जहेज के मुतालबात पूरे ना होने पर घर से निकाल दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहले ससुरालियों ने दुल्हन पर अपने मैके से मोटरसाइकिल या फिर 2 लाख रुपए लाने का दबाव डाला। दुल्हन ने इनकार किया और इनकार पर बाद अज़ां उसे घर से निकाल दिया। और ये शादी हुई थी 29 नवंबर को, जबकि शादी के अगले रोज़ रुखसत करदा जो दुल्हन थी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे इस्तकबाल के बजाय मुतालबात और तानों का सामना करना पड़ा। ससुरालियों ने दुल्हन पर दबाव डाला कि वो अपने शोहर के लिए कुछ नहीं लेकर आई वहां से अपने घर से, और फौरन तौर पर फौरी मोटरसाइकिल या उसके बदले में 2 लाख रुपए अपने घर वालों से लेकर आए। इसी दौरान ससुरालियों ने दुल्हन के जेवरात और शादी पर मिलने वाले जितनी भी नकदी थी वो उससे छीन ली और उसे ज़दोकोब भी किया और फिर घर से भी निकाल दिया। दुल्हन के वालिदैन का कहना है कि वो शादी पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और जहेज में बेटी के ससुरालियों को उन्होंने सोफ़ा सेट भी दिया है, बेड भी दिया है, ड्रेसिंग दी है, जितना भी जहेज होता है, टीवी, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, बर्तनों के मुतादिद सेट और फिर दीगर जो घरेलू सामान छोटा छोटा होता है जहेज में, वो सब कुछ दिया। साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर बेटी का ससुराल मोटरसाइकिल का मुतालबा पहले कर देता तो वो यहाँ पर रिश्ता ही ना करते। दुल्हन की वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के साथ साथ शादी पर किए गए खर्चात की वापसी का भी मुतालबा कर दिया। चले जी, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाकया है जो कि गजल ने आपको बताया। ये सिर्फ सरहद के पार की कहानी नहीं है। हम आज से 80 साल पहले एक ही होते थे और ये जो जहेज़ है, हमारी शादियाँ हैं, मेहंदी है, मायोज़ है, उसके बाद आपकी जो वलीमा तो चले इस्लाम में उसका कॉन्सेप्ट है, ये बारात है और डोल धमक्के हैं, ये तमाम तर हमने बेसिकली इंडियन कल्चर से ही ड्राइव किया था, अडॉप्ट किया था। और अब आप देख लीजिए कि इस तरह की खबरें आपको यहाँ से भी नज़र आती हैं, आपको वहाँ से भी सुनने को मिलती हैं। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट कल्चर है। बेसिकली इस खबर को शेयर करने का मकसद ये था कि ये जो जहेज़ का बढ़ता हुआ कल्चर है इसकी हमें उस तरह शिक नहीं करनी चाहिए। एक तरफ आप गोल्ड की प्राइसेस देख लीजिए कि एक शख्स जो कि मुतवसत तबके से जिसका ताल्लुक है वो तो 2 तोले आजकल गोल्ड भी नहीं दे पाता। सो एक तरफ ये जहेज़ का प्रेशर है जिसमें अब इतनी ज़्यादा वो चीज़ें ले भी आई थी तो उसको बाइक भी और लाना है, फिर 2 लाख रुपया भी देना है। सो मतलब करते करते उससे तो आपने 10-15 लाख रुपए का जहेज़ भी ले लिया और साथ बाइक की भी फरमाइश करें। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रिश्तों में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हम पाकिस्तानी कल्चर में मेरा ख्याल है कि हम कहीं ना कहीं पे इस हवाले से तो ठीक है, हम अपनी रस्में सारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ना ये मटेरियलिस्टिक दुनिया से हम थोड़े से दूर हैं। हमारे बड़े बैठ के कह देते होते हैं कि ये नसीब की बात है, ये ऊपर वालों ने जोड़े बनाए हैं। अब अगर आप जहेज कम दे दें या फिर वो हक महर कम दे दें तो कोई मसला नहीं है, जोड़ा अब ऊपर बना, ये हमारे यहाँ इस तरह। लेकिन बेसिकली ये एक लानत है, बताने का मकसद ये है, और इस लानत से जितनी जल्दी हो सके, जिस हद तक हो सके आप जान छुड़ा सकते हैं, छुड़ा लें। और जो आखिर में मैंने बात की थी ना कि अब उनके लड़की के खानदान वालों ने जितना कुछ खर्चा हुआ है शादी पर उसकी वापसी का भी मुतालबा किया है, ये बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल ऐसे, दैट इज वेरी गुड। अच्छा जी, खवातीन आजाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है तो क्यों ना मैं चाय की बात करूं जो वहां पे भी पसंद की जाती है, यहाँ पे भी पसंद की जाती है। चाय हमारी भागती दौड़ती जिंदगी में रोजमर्रा का एक अहम हिस्सा उसको समझा जाता है। सुबह का नाश्ता हो, दफ्तर में दोपहर का खाना हो, या फिर दफ्तर में दोपहर का वक्फा भी होता है, या फिर शाम के सुकून का वक्त हो, एक कप चाय सबको भाता है। हर घर में सुबह नाश्ते और शाम की चाय के साथ साथ कुछ ना कुछ खाने का रवाज भी आम पाया जाता है। जबकि चाय के साथ खाई जाने वाली जो ग़िज़ाएं हैं वो उतनी ही आम समझी जाती हैं जितनी चाय होती है, उनकी अहमियत उतनी होती है। कुछ ग़िज़ाएं चाय के जायके और हाज़मे को बेहतर बनाती हैं, जबकि कुछ ग़िज़ाएं चाय को भारी या बेचैनी का सबब भी बना सकती हैं। दुरुस्त इंतखाब आपकी चाय का लुत्फ़ दुगना कर सकता है। चाय के साथ फाइबर और प्रोटीन वाले हल्के स्नैक्स जैसे चने हो गए, होल ग्रेन्स हो गई, क्रैकर्स हो गए, ये आप उसके साथ एक बेहतरीन इंतखाब है क्योंकि ये भारीपन और तेज़ाबियत नहीं करते। इसके बरक्स अगर आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ उनकी बात की जाए, जिस तरह तली हुई ग़िज़ाएँ हैं, चीज़ें हैं और फिर बहुत सारे मिर्च मसाले हैं, तो ये चाय के साथ हाज़मे को मुतासिर कर सकते हैं। और चाय खाने के 30 मिनट बाद
पीना बेहतर है, और मतलब खाने के 30 मिनट बाद आप पी लें, और शाम 6 बजे के बाद इससे थोड़ा सा गुरेज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा चाय तेज़ाबियत, बेचैनी, दिल की धड़कन में तेज़ी और नींद की कमी का बायस बन सकती है। चाय 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 जिस तरह से आपने बात की, अच्छा शुरू में आपने एक बात की थी ना कि चाय वहाँ भी इंडिया में पसंद की जाती है, उनको हमारी चाय बहुत पसंद है। हाँ। आपको पता है ना, चाय का तो हाँ आप भी पी लें और मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन जिस तरह से आपने बात की ना कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें, वैसे अक्सर ना चाय के साथ मिर्च मसाले वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई ना कोई स्नैक्स ऐसे होते हैं जो मिर्च वाले होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। और जैसे आप चने की बात कर देती है ना, तब भी आपका चेहरा खराब होता है बाद में। हाँ, बार-बार दाने आ जाते हैं। चलें जी, ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं पैकेज की तरफ, और पैकेज के मैडम आप मैं आपको बताती हूँ जी। अब मैं आपको हम कराची के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पर हमने एक सेगमेंट भी किया, मेन होल्स खुले हुए हैं, ढक्कन नहीं है। अब इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है वो आपको बताते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में खुले मेन होल्स भी अब आप ये कहें कि ख़तरे में तब्दील हो रहे हैं। हिफाजती इक़दाम ना होने के बायस कि मेन होल्स किसी भी वक्त संगीन हादसे का सबब बन सकते हैं। इस्लामाबाद भी किसी से पीछे नहीं है, और इंतज़ामिया की खामोशी मज़ीद सवालात को भी जन्म दे रही है। इसी पर देखते हैं सूरत हाल कितनी ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है। अरशद शाद की एक खुसूसी रिपोर्ट। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स में खुले मेन होल्स संगीन हादसात के रोनुमा होने का अंदिया दे रहे हैं। बास जगहों पर शहरी अपनी मदद आपके तहत इन्हें ढांप तो देते हैं, ताहम ये मुस्तकिल हल नहीं। इंतजामिया लाइल्म या ख्वाब गफलत में मुब्तला। इस्लामाबाद में बिजली, पानी, सेवरेज और मवासलात समेत दीगर यूटिलिटीज की सप्लाई ज़ेरे जमीन है। इनकी मुरम्मत और देख रेख के लिए बाज़ मकामात पर मैन होल्स बनाए गए हैं, जो ज़ेरे जमीन इन सप्लाईज तक रसाई का वाहिद जरिया है। इन मैन होल्स में हिफाजती इक़दाम न होने के बराबर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मैन होल्स खुले पड़े हैं। गली मोहल्लों और ग्रीन बेल्ट्स में बच्चे चलते फिरते और खेलते हैं। शहरी कहते हैं इन मैन होल्स की गहराई ज्यादा है, गिरकर जान भी जा सकती है। F6 में भी खुला हुआ है, ये आपके सामने वो देखें, वो भी खुला हुआ है। जितने तक कोई यहाँ पे नहीं गिरेगा उतने तक तो ये ऐसा ही चला रहेगा ना। वो कराची में हुआ ना, उधर अलर्ट हो गया सब। अभी इधर कोई गिरेगा तो इधर सब फिर देखेंगे यार ये गिर गया, अभी सख्ती करेंगे, किसी की जान जाएगी तब सख्ती थोड़ी सी करेंगे। सीडीए इंतजामिया ने खुले मैन होल्स के मामले पर राब्ता करने के बावजूद कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में खुले ये मैन होल्स किसी भी संगीन हादसे का मौजिब बन सकते हैं। शहरियों का कहना है इस्लामाबाद इंतजामिया इन मैन होल्स को बंद करने के लिए क्या कराची जैसे किसी संगीन हादसे के रोनुमा होने का इंतजार कर रही है। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। अरशद शाद की आपने रिपोर्ट देखी, और जो कराची के हालात हैं इसी तरह से शहर इक़्तिदार के हालात भी, और अब उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह के हालात ना हों और हम इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें, और ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये वहाँ की जो इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया, वो इसको हल करे। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि हमने कितने सेगमेंट्स किए और कितनी बात की कि कितने हैवी जुर्माने हो रहे हैं, चलान्स हो रहे हैं, इस तरह के कवानीन बना दिए गए हैं, इतने जुर्माने फिर हवालात में बंद भी किया जा रहा है। लेकिन क्या कानून अब सबके लिए बराबर है या फिर नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि गुजरावाला में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के मुतवक्के दौरे के खुशी में एक रैली निकाली गई, जिसमें मोटरसाइकिल रैली थी, और जितने भी अहकामात थे, जितने भी कवानीन थे, उनकी धज्जियाँ बिखेर दी गई। और मैं आपको ये बता दूं कि इतनी शदीद तनकीद हो रही है क्योंकि MPA हैं उमर फारूक डार, जो कि अभी अपनी एक ऑफिशियल एक्टिव पोजीशन पर हैं। उनकी क़यादत में ये सैकड़ों अफराद बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट्स के मोटरसाइकिल चलाते रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने धज्जियां बिखेरी हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जो हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है नून लीग को, और ये जो इंट्रो में बताया गज़ल ने, इस तरह की कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सिर्फ MPA नहीं बल्कि हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत सारे और भी मुस्लिम लीग नून के लोग थे जो इसमें शामिल थे। आप बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का दौरा जो है वो गुजरांवाला मुतवक्का है। उसी की खुशी में जो मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत है, उन्होंने रात को मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरसाइकिल रैलियां निकाली। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि उस मोटरसाइकिल रैलियों के अंदर जो है कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, बगैर हेलमेट के और बगैर जो है वो किसी SOPs को फॉलो करने के बगैर ही तमाम के तमाम कानून
कवानीन की वायलेशन की जाती थी। अगर हम सबसे पहले उमर फारूक डार जो MP हैं PP 64 से, उनके हवाले से बात करें तो वो वैसे तो बहुत ही मुतहर्रिक हैं, बड़े पोलाइट और बड़े नफीस किस्म के इंसान हैं, लेकिन शायद उनको मोहतरमा मरियम नवाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि वो खुद मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे थे रैली के अंदर, और उनकी जो मोटरसाइकिल थी उसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं थी, और उसके साथ साथ उन्होंने ना खुद हेलमेट पहना हुआ था और ना ही उस रैली के अंदर जो सैकड़ों अफराद थे उन्होंने हेलमेट पहना था। इसी तरह जो हमारा दूसरा, अगर हम दूसरे मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बात करें तो एक मोटरसाइकिल रैली जो है वो साबिक MP है तौफीक अहमद भट्ट साहब, उनके डेरे से निकाली गई। इस रैली के अंदर जो है वो जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब ने भी शिरकत की। उन्होंने भी उस रैली के अंदर जो है वो किसी ने भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, सिर्फ उमर फारूक डार में और इनकी रैली में ये फर्क था कि उमर फारूक डार साहब खुद जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे थे, जबकि जो साबिक MP हैं तौफीक भट्ट साहब और जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं बिलाल अकबर भट्ट साहब, वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए थे, लेकिन उनके साथ भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग शामिल थे। इसके अगर हम तीसरे जो अहम शख्सियत है गुजरांवाला वज़ीराबाद से उनका तल्लुक है, वो है नौ मुंतखब हमारे MNA हुए हैं NA 66 से बिलाल फरूक तारर साहब, वो भी किसी तारफ के मुताज नहीं है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, लेकिन उनकी तरफ से भी एक रैली निकाली गई और उनके साथ भी सैकड़ों लोग रैली के अंदर शामिल थे। और अच्छा मुदस्सिर बुखारी साहब, मुझे ये बताएं, एक तरफ हाजिर सर्विस लोग हैं, एक तरफ साबिका लोग हैं, और अगर बात की जाए कानून के हवाले से तो इस तरह से बातें की जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, आम शहरियों को भारी जुर्माने किए जाते हैं, तो फिर खुला तजाद है। इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई किसी रहनुमा की? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक तो किसी रहनुमा की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, बल्कि सारे जो बड़े बड़े हमारे लीडरान हैं उन्होंने बड़े फख्र के साथ अपने अपने फेसबुक पेजेस के ऊपर जो है इन तमाम रैलियों को जो है वो शेयर भी करके मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स किए गए हैं। जबकि अगर हम शहरियों के हवाले से बात करें तो शहरियों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत को, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं आयशा भट्ट साहिबा, उनको और ट्रैफिक तमाम की तमाम ट्रैफिक अमले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका ये कहना, शहरियों का ये कहना था अपने कमेंट्स के अंदर के तमाम कानून जो हैं वो क्या सिर्फ आम शहरी के लिए है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है 2025, ये खुद हमारे जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उन्हीं की वजह से ये पास हुआ है। और उसके साथ साथ जो है मोहतरमा मरियम नवाज ने एक नई रवायत कायम की है कि कानून की पासदारी जो है वो हाल हाल में होनी चाहिए, लेकिन गुज़श्ता रात देखा गया कि उसी कानून उसकी दजिया बिखेरी की। अच्छा, आयशा भट्ट साहिबा का आपने जिक्र किया, हमने देखा हमारे प्रोग्राम में वो आई हैं, वो इंटरनेशनली भी उनको रिकग्नाइज किया जाता है, अवार्ड दिए जाते हैं। अब ये मुझे बताइए, डेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि आपके जितने भी ये कैमराज लगे हुए हैं जो पूरे पंजाब में अब एक्टिव हो चुके हैं, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चलते हैं और वो ऑटोमेटिकली चालान को जनरेट करते हैं। सो इस हवाले से आपने जानने की कोशिश की कि इस तमाम रैली के ऊपर इन लोगों को आइडेंटिफाई करके कुछ चालान करने का इरादा है, या वो इरादा भी किसी का नहीं है? जी अभी तक तो इसके बारे में कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी गुजरांवाला है उनका ये दावा है कि गुजरांवाला के में 1600 से ज्यादा कैमरे जो है वो चल रहे हैं, और किसी भी वायलेशन की सूरत में फौरी तौर पर जो है वो बगैर किसी जो उसको कहते हैं कि बगैर किसी सबब के जो है वो खत बराबर तौर पे सबका जो है वो चालान जो करते हुए जो है वो दिखाए गए हैं। लेकिन अभी तक से ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि पंजाब सेफ सिटी के कैमरों ने भी इन रैलियों में शामिल अफराद को जो है उनके चालान किया हूँ। और इसी तरह जो है ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो तमाम की तमाम बेबस रात को नजर आई है। अगर कोई आम शहरी इस तरह बगैर हेलमेट के शहर के अंदर सड़कों के ऊपर फिरेगा तो फौरी तौर पर उसको 2000 रुपए का चालान कर दिया जाता है। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में मोहतरमा मरियम नवाज के कवानीन के मुताबिक जो है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर जो है FIR भी दर्ज कर दी जाती है। अगर क्या ही अच्छा होता कि जो मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत है वो हेलमेट पहनने
के साथ जो है रैलियां निकाल दी। इस तरह एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाना था कि जो हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली हैं और जो हमारे मुकामी क़यादत है वो कानून की वायलेशन नहीं करते, वो कानून की पासदारी करते हैं। लेकिन बहरहाल अब तो वक्त गुजर चुका है। अब आज देखना यह है कि जब जो मुस्लिम लीग की मुकामी क़यादत है, जो कारकुनान है, वो जब जहां पे ये जलसा हो रहा है उसकी एक निजी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी उस तरफ जाते हैं, तो क्या आज के दिन में भी वो हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे? ये आज भी जो है उसकी वायलेशन जो है वो बरकरार है। जिस तरह से मुदस्सिर बुखारी साहब आपने कहा कि मरीम नवाज साहिबा अब कानून की पासदारी को भी यकीनी बना रही हैं, तो आपको लगता है अब शहरियों का मौक़िफ़ भी आपने सुना और अभी तक सेफ सिटी के हवाले से जिस तरह हसनैन ने पहले बात की और कोई इरादा भी नहीं लग रहा कि मरीम नवाज साहिबा खुद भी कोई नोटिस लेंगी या फिर सियासी मसलतें हम देखेंगे कि वो कानून से बालातर होंगी? जी बिल्कुल, हमारी मुख्तलिफ शहरियों के साथ बात हुई है। उनका यही कहना था कि अगर ये वीडियोस जो है वो मोहतरमा मरीम नवाज तक अगर पहुंच जाती हैं तो यकीनी तौर पर वो जो है इससे पर नाराजगी का इजहार करेंगी और जो कानून उन्होंने खुद ही बनाया था उन्हीं के पार्टी के जो सरकर्दा जो सरगर्म रुकन है वो उसकी वायलेशन करते हुए नजर आए हैं, जिससे जो है शहरियों में शदीद किस्म की तफ्तीश पाई जाती है, क्योंकि शहरियों के मुसलसल चलान किए जा रहे हैं, हेलमेट के ऊपर चलान हो रहा है, वायलेशन के ऊपर चलान हो रहा है, वन वे जानिब के ऊपर चलान हो रहा है, अगर नंबर प्लेट ना मौजूद हो तो उसके ऊपर भी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। सही हो गया। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुदस्सिर बुखारी साहब हमारे साथ गुजरांवाला से, जो कि गुजरांवाला में एक वाक़या पेश है उसके हवाले से बात करें, जहाँ पे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और वो खिलाफ वर्जी करने वाले कोई और नहीं थे, पंजाब हुकूमत के अपने नुमाइंदे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत के ऊपर भी क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ होने वाली 11वीं कौमी मालियाती कमीशन के इजलास ने वफाक और सूबों के माली ताल्लुकात के कई अहम सवालात दोबारा जिंदा कर दिए हैं। टैक्स वसूली की बात करूँ तो उसके लिए एक अलग वर्किंग ग्रुप, सूबाई अखराजात की तफसीलात का मुतालबा और सिंध का इनकार। और क्या ये नए बहरान की शुरुआत है, ऐसा कहा जा सकता है? या फिर अगर दूसरी जानिब देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, तो उसके हिस्से पर भी मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं। विफाक इजाफे की बात कर रहा है, जबकि सूबा में महरूमी का शिकार होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। उधर फिर इमरान खान साहब की बात की जाए तो उनकी सेहत के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, सियासी बयानिए से मुतलिक भी नई बहस छिड़ गई है। जेल रूल्स का हवाला देकर मुलाकातों पर पाबंदी की बात हो रही है। और इसी पस मंज़र में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अब गवर्नर राज का ऑप्शन ज़ेरे गौर है, क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं और अगर लगे तो इसका फ़ायदा किसको होगा। आज हम इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वैसे इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद कमर जैदी, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये जो NFC के हवाले से एक इजलास हुआ है, इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? और सूबों ने टैक्स वसूली के लिए अलग जो वर्किंग ग्रुप बनाने का मकसद है सूबों के हवाले से, उसका क्या मकसद है? और वैसे भी ये एक फाइनेंशियल मॉडल है, जब आप NFC में सूबों को कुछ दे रहे हैं तो वहाँ से आप इन रिटर्न भी बहुत सारी चीज़ें तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन सूबों का जो PRA है, जैसा पंजाब का है, SRB है, सिंध का है, इस तरह के PRA है, वहाँ से क्या कलेक्शन हो रही है और ये तमाम तर मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, 11वां मालियाती इजलास जो है बड़ा अहम था, और ये अहम इस वजह से था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि हमारे बजट अखराजात जो हैं, हमारे दिफाई अखराजात जो हैं, और इसके साथ साथ वो दीगर सब्जेक्ट्स जो कि विफाक से रिलेटेड हैं, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। हमें किस तरह से इनको कंट्रोल करना है और सूबों की रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है। सूबों और विफाक के दरमियान एक डेडलॉक रहा है हमेशा से। विफाक का बजट विफाक चाहता था कि टैक्स आमदन ज्यादा हो, विफाक के पास जाए, जबकि सूबे कहते थे कि उनको उनका ड्यू शेयर मिलना चाहिए। खसूसन 18वीं तरमीम के बाद से NFC की अवार्ड की बात की जाए तो सूबे हमेशा से ये कहते नजर आते थे कि उनका ड्यू शेयर उनको नहीं मिलता है। अभी भी विफाक ने उनके पैसे देने हैं। तो इस डेडलॉक पे जो है 11वां इजलास जो है बुलाया गया, ताकि दोनों साइड से, सूबों की साइड से और विफाक की साइड से,
बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके और इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में बेहतर पॉलिसी पर अमल पैरा हुआ जा सके। अभी जो हमारे आइन का आर्टिकल 160 है गालिबन, जो जिसके तहत जो ये एनएफसी कमीशन है इसको तरतीब दिया गया है, और इसमें अगर देखा जाए तो आप देखें कि 42% जो टैक्स आमदन है वो जाती है विफाक के पास, और 57.5% जो आमदन है वो सूबों के पास जाती है। तो इस तमाम में इजलास बुलाने का मकसद ये था कि सूबे अपने ग्रीवेंसेस को शेयर करें और एक गैर सियासी हल निकाला जाए। विफाक अपने जो है अखराजात को शेयर करे, वसाइल की तकसीम और अखराजात के मामले पर एक कंबाइंड पॉलिसी बुलाई जाए। इस वजह से ये इजलास बुलाया गया था और बड़ा खुशाइंद है कि इसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत की और दीगर सूबों के जो रहनुमा आए हुए थे उनसे एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई। 10 मिनट तक ब्रीफिंग दी गई सूबों की जानिब से। मुख्तलिफ वज़राए आला ने 10-10 मिनट लिए, फिर विफाक की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखा गया। तो इस एनएफसी अवार्ड और 11वें मालियाती कमीशन के इजलास का मकसद ये है कि वसाइल की तकसीम और अखराजात के मामले पर एक जामे पॉलिसी लेकिन कंबर इसमें अब हाल है ना, जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, इसका मकसद आपने बताया, लेकिन अब विफाक ने भी सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली हैं और फिर जिस तरह से सिंध ने इनकार किया है, तो इस इनकार के बाद फिर आप कैसे नताइज देखते हैं? आपको नहीं लगता एक नया बहरान आ जाएगा? देखें, सिंध हमेशा से ये कहता आया है कि वो जो है वो तफसीलात शेयर नहीं करेगा। सिंध हमेशा से ये कहता आया है कि वो अपने सूबे के जो फंड्स हैं उन पे कटौती को बर्दाश्त नहीं करेगा, जबकि विफाक की जानिब से एक ही मौक़िफ़ दिया जा रहा है और विफाक ही कह रहा है कि चूंकि बुनियादल महसूस हुआ है, दिफाई अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं, इस टाइम पे जो विफाक है उसको फिस्कल डेफिसिट का सामना है। इस टाइम जो है डेट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कर्जे हमने बहुत ज्यादा लिए हुए, तो विफाक के अपने अखराजात बहुत ज्यादा हैं। तो विफाक सूबों से ये चाहता है कि सूबों से टैक्स कलेक्शन हो, सूबे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करें, विफाक को टैक्स मिलना चाहिए और विफाक के पास फंड्स होने चाहिए इन जो हमारे इश्यूज हैं, खसूसन सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब जो है सूबे अपना रूना रोते नजर आते हैं। जैसे बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा कहता है कि जी है सूबाई सब्जेक्ट जो है वो उनको डील करने में पूरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा अपना ड्यू शेयर भी मांगता है, फिर इसी तरह सिंध अपना ड्यू शेयर मांगता है। सिंध कहता है कि जो फंड्स जो हैं सिंध के बनते हैं वो दिए जाएं। लेकिन इस तमाम मामले में अगर ओवरऑल इस इशू को देखा जाए तो विफाक और सूबों के दरमियान अक्सर जो मालियाती डेडलॉक होता है और जो वसाइल का डेडलॉक है, इस पर बुनियादी तौर पर ये इजलास बुलाया गया और मकसद इसका यही है कि ये डेडलॉक खत्म हो, गैर सियासी बुनियादों पर इसके फैसले हों। हमेशा से सियासत आड़े आई है और सियासत की नजर हो जाते हैं। एनएफसी अवार्ड की बात की जाए, मालियाती कमीशन इजलास की बात की जाए, तो इस दफा जो अप्रोच थी वो ये थी कि सियासत नहीं इस मामले पर होनी चाहिए और इस मामले पर जो है वो चूंकि विफाक और सूबे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए जो भी पॉलिसी हुई सूबों का जस्टिफाइड शेयर उनको मिलना चाहिए, लेकिन विफाक की भी अगर जरूरियात है तो उनका पूरा करने के लिए भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। तो इस वजह से जो है ये इजलास तरतीब दिया गया, लेकिन सिंध ने हर दफा की तरह कहा कि हम जो है नहीं करेंगे, विफाक को ज्यादा हिस्सा नहीं जाना चाहिए, टैक्स आमदन जो है उसका में जो तनासब है वो बरकरार रहना चाहिए। तो ये पहली मर्तबा नहीं है, सिंध पहले भी इनकार कर चुका है और सिंध से वक्तन फवक्तन की आवाजें आती हैं। खसूसन आपने देखा कि जब ये 27वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड की बात की गई और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात की गई, तो हमने ये सुना कि उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि किसी का बाप भी ये 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता। तो पीपल पार्टी जो है वो बड़ी कमिटेड है इस बात पे कि सूबों के अगर इख्तियारात की बात है तो वो बिल्कुल। अच्छा जरी साहब, मुझे बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे कि अभी भी हमें बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन नजर आ रही है। एक तरफ अगर गवर्नमेंट के वर्जन की बात कीजिए जहां पे वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी वो ये कह रहे हैं कि एनएफसी के अवार्ड के बाद सूबों को हिस्से भी मिल रहे हैं, उसमें नुमाया इजाफा भी हुआ। उस नुमाया इजाफे के साथ साथ जो केपी के जमशुदा अजला हैं
उनकी माली ज़रूरियात भी तो वफाक ही पूरी कर रहा है। जबकि अगर अपोजिशन की बात की जाए तो वहाँ से असद कैसर साहब ये दावा कर रहे हैं कि NFC के जितने भी शेयर्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे और अवाम मुआशी बदहाली के सबब रोटी को भी तरस चुके हैं। मतलब ये इस तरह के बयान आ रहे हैं। सो ये इसकी हकीकत क्या है बेसिकली? देखें, जो एक दहशतगर्दी का सब्जेक्ट है, चूंकि विफाक जो है उसके अंदर आता है टेररिज्म से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड सूरत हाल, तो डेफिनेट सी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस हद तक दहशतगर्दी हो रही है, इससे निपटने के लिए वसाइल भी चाहिए, आपको फंड्स भी चाहिए। उस दहशतगर्दी का सामना करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए और काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको वसाइल भी दरकार होते हैं। तो विफाक हमेशा से ये कहता आया कि खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि ज्यादा हो रही है, विफाक के वसाइल लगते हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का ये क्लेम है कि NFC अवार्ड मिला नहीं है, हमारे अभी भी पैसे जो है विफाक को देने हैं। तो ये दोनों के दरमियान एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है। विफाक अपने पैसे मांगता है कि टैक्स आमदन से उसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, जबकि सूबों का ये क्लेम है कि खसूसन खैबर पख्तूनख्वा का कि विफाक ने अभी तो हमारे पैसे देने हैं, विफाक ने हमारे पैसे दिए नहीं है। और विफाक का ये फर्ज बनता है जैसे बाकी दीगर सूबों को देखता है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी देखे, बल्कि हम तो ज्यादा मुतासर है, हमारे सूबे में तालीम, सेहत, इनके ज्यादा मसाइल हैं। तो विफाक जो है वो अपनी जगह पे एक मौके पेश करता है, सूबे अपनी जगह पे मौके पेश करते हैं, और इसका हल सिर्फ ये NFC अवार्ड या 11वां मालियाती कमीशन का इजलास, जिसमें गैर सियासी बुनियादों पर कोई ऐसा हल निकाला जाए जो रियासत के लिए बेहतर हो, वही सिर्फ कारआमद होगा। उसकी वजूहत ये है कि ये हमेशा से मामला सियासत की नजर होता रहा है। चूंकि विफाक में मुस्लिम लीग नून है, खैबर पख्तूनख्वा में PTI है, तो अच्छी बात है सोहेल अफरीदी साहब ने इसमें शिरकत की है। अच्छे तरीके से वो अपने कंसर्न्स जो है वो विफाक तक कन्वे कर सकेंगे, और विफाक अपने कंसर्न जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कन्वे कर सकेगा। तो बीच का हल होना चाहिए। इन तमाम को बैठ के मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, इस बात को तय करना चाहिए कि किसने कितना बोझ उठाना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आइन क्या कहता है इस मामले में, और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है विफाक भी और सूबे भी टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल। अच्छा, जिस तरह से मैंने अपने स्टार्ट में इब्तिदा में बात की थी इमरान खान की सेहत के हवाले से, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले हम सुन लेते हैं कि हमारे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब और जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो क्या कह रहे हैं। खबर क्या चल रही है जी? जान खतरे में, मौत के दहाने पे। पाकिस्तान की तारीख में इतनी सहूलियात किसी एक कैदी को कभी नहीं मिली जो इस वक्त मिल रही हैं। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है, और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है, मगर इन वायलेशन की बिना पे किसी सूरत भी कानून और जो कवायद और ज़वाबित हैं वो मुलाकात की इजाजत नहीं देते कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। पटियाला जेल जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन प्रेजेंट डिपार्टमेंट की जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वो उन्हीं कवायद व ज़वाबित की सख्ती से अमलदारी है। रूल 265 है जो वो कहता है कि हफ्ते में एक मुलाकात जो है वो करवाई जा सकती है या चिट्ठी लिखने की इजाज़त दी जा सकती है। जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे वो पॉलिटिकल मैटर्स शैल नॉट बी अलाउड एट दीज इंटरव्यूज़। ये मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी कैद बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे थे। उन सुपरिटेंडेंट जेल या प्रिजन अथॉरिटीज़ ने अपना रोल अदा करना होता है, उन पे ये पाबंदी है, वो ओब्लाइज्ड हैं अंडर द लॉ कि वो कानून की पासदारी करें। जी कंबर, ये आपने सुने दोनों सॉर्ट, और जो कुछ कह रहे थे अताउल्लाह तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी आपने सुना। हम देख रहे थे एक नैरेटिव रहा है शुरू से ये PMLN का, और वो ये कहती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के हवाले से जिस तरह से PTI बात कर रही थी, इमरान खान की सेहत के बारे में ये सारी अफवाहें थी, लेकिन मुलाकात जब हुई तो मुलाकात के बाद ज़ाहिर है इन सब चीज़ों की तरदीद हो गई। अब तो वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि ना ही मुलाकात होगी और ना ही कोई सियासी बात होगी। आपको लगता है कि जो जस्टिफिकेशन थी, जो नैरेटिव था, उसको एक अहमियत मिल गई है नून लीग के? देखिए, अगर आप ये समझते हैं एक सियासी पार्टी सियासी बयानियां नहीं बनाएगी तो फिर वो और क्या करेगी? उन्हें सियासी बयानिया की जरूरत क्यों पड़ी है? अव्वल तो आपको पहले ही मुलाकात करा देनी चाहिए थी, और मुलाकात के हवाले से आपने एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखना था। आपने नहीं मिलने दिया पॉलिटिशियंस को, आपकी मर्जी, ठीक है आप ना मिलने दें, लेकिन उनके बहनों का हक है, वो बहनों का हक जो है वो फंडामेंटल राइट है
किसी भी शख्स को उसके घर वालों से मिलने की इजाजत होती है, और ये इजाजत आपको पहले दे देनी चाहिए थी। भारत में प्रोपेगेंडा इस पर किया गया, अफगानिस्तान से ये प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ अकाउंट से ट्विटर पे किया गया। उसके बाद फिर ये प्रोपेगेंडा जो है वो उसको हवा तब मिली जब आपने इनकी मुलाकात नहीं कराई। जब आपने मुलाकात कराई, आपने देखा कि सही खबर सामने आ गई। इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, उनकी बहन ने आके यही बताया। तो अगर पीटीआई इस पर सियासत कर रही होती तो वो आकर कुछ और बताती और आकर एक ऐसी पिक्चर पेश करती जो कि सरासर काबिल कबूल नहीं होती। उनकी बहन ने बताया वो अच्छी हालत में, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोपेगेंडा जन्म भी ना लेता अगर आप मुलाकात करा देते। और मुलाकात क्यों ना कराते आप? मतलब कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, कोर्ट ऑर्डर के बाद 24 मार्च को एक कोर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद दोबारा से कोर्ट ऑर्डर आया, और उसके बाद वजीर आजम को खत लिखा गया, वजीर आला को खत लिखा गया, मुख्तलिफ फोरम्स पे इसके लिए आवाज उठाई गई, कौमी असम्बली से रेजोल्यूशन पास कराया गया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने रेजोल्यूशन पास किया, कमेटीज में ये मामला उठाया गया। इसके बावजूद भी क्या जवाज बनता है मुलाकात ना कराने का? तो मेरा ख्याल से अगर आप पहले मुलाकात करा देते, ये प्रोपेगेंडा ही नहीं होना था। आपको इतना कुछ कहने, जो हफ्ते इतना बाद हुई कुछ पहले हो सहने, जाते। और इतना कुछ जो प्रोपेगेंडा है उसको आप ये कह सकते हैं कि फैलाने की जरूरत ही ना पड़ती अगर ये तमाम चीजें जो है वो वक्त पे हो जाती। उनके घर वालों की अगर मुलाकात हो जाती, इमरान खान साहब की सेहत का भी पता लग जाता, और ये उनका राइट है कि उनके घर वाले अपने जो है प्यारों से मिलें। बेशक वो इस टाइम सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जेल मैनुअल उनको ये राइट देता है, और ये इंटाइटेड है, आईन पाकिस्तान के तहत है। कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही जो आइन से बाहर। ज़रा से बताइएगा कि वफाकी वज़रा दोनों ही तारड़ थे, एक तरफ फतह तारड़ थे, दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ थे। वो हमें ये बताते हुए नजर आए कि जेल रूल्स के मुताबिक कोई भी जो कैदी है वो चाहे खान साहब हो या कोई और कैदी हो, वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। और इन्हीं रूल्स के मुताबिक हमने उज़्मा खान को मुलाकात से रोका है। माजी में आपने देखा है कि नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से मुलाकात भी होती थी, उसके बाद बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे का पूरा एजेंडा बताया जाता था कि मियाँ साहब ने ये कह दिया, जरदारी साहब ने ये कह दिया। अब क्या रूल तब्दील हो गए? देखिए, इस टाइम पे ऑफिशियली रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये कह दिया कि इमरान खान साहब को वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? कितने ऐसे कैदी हैं जिन पर नैब के केसेस बने हुए हैं और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है? क्या एक साबिक वजीर आजम के खिलाफ ऐसा रवैया हुकूमत पाकिस्तान का होना चाहिए? हुकूमत ये ना भूले कि आज ये हुकूमत में है तो कल ये ओपोजिशन में नहीं आएंगे। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, उनकी जानिब से जो स्टेप्स लिए गए थे, अगर वो किसी भी कैदी के हवाले से कहते हैं कि मैं उसका एसी बंद कराऊंगा, तो वो इतने ही काबिल मुजम्मत है जितने अब इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने के मामले पर बयानात दिए जा रहे हैं। तो इस पे एक प्रिंसिपल स्टैंस होना चाहिए, और वो ये है कि कैदी का हक है मुलाकातें कराना। लेकिन क्या कैदी को जो है आप मुलाकातें रोक के उसकी पार्टी को, जो इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सियासत को रोक पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज नहीं तो कल लोग उठेंगे, लोग उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। लोगों का ये हक भी है कि वो उनसे मिलें। और दूसरा, उनके जो अपीलें हैं, अगर इतना ही मामला है तो आप हाई कोर्ट में उनकी अपीलें पेंडिंग है, उन अपीलों पे फैसला क्यों नहीं हो रहा? वो अपीलें लगाई क्यों नहीं जा रही? उन अपीलों पे फैसले कब तक आएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि पीटीआई इस सिस्टम से करती हुई नजर आती है। अगर वो अपीलें लग जाए, इमरान खान साहब के केसेस का मेरिट पर फैसला हो, तो ये मामला ही नहीं रहेगा। आपको इतना तरद्दुद ही नहीं करना पड़ेगा कि एक शख्स जेल से पार्टी चला रहा है। अच्छा कमल, मुझे चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ इस सवाल को भी एड्रेस कर दें। जिस तरह से हम देख रहे हैं, बातें हो रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा या फिर नहीं, और वफाक के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है, तभी ये बातें भी कर रहे हैं। और फिर फैसल वाबदा के बयानात भी आप सुन रहे हैं कि अब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। ये इसके ऊपर आपकी क्या इतलात है? देखिए, विफाक के पास ये ऑप्शन मौजूद है, गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो गवर्नर राज जो है वो चलेगा? उसमें हुकूमत के अमूर सर अंजाम पाएंगे? तो एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब को सपोर्ट हासिल है, उनका वोट बैंक है, इवन ब्यूरोक्रेसी जो है
वो खुद भी राइट नाउ आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई के ताबे भी है और पीटीआई के लॉयलिस्ट भी हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा अगर आप गवर्नर राज वहां पे लगा देते हैं और मामला चलाने की कोशिश करते हैं। एक तो आप वहां की आवाम को इंस्टिगेट कर रहे होंगे, वहां की आवाम को एक एहतजाज की तरफ उबार रहे होंगे, क्योंकि उनका हक है कि उन्होंने जिस नुमाइंदे को वोट दिया है वो नुमाइंदा ही उन पर हाकिम बनकर रहे। लेकिन गवर्नर राज के जरिए जो है गम और गुस्सा अवाम में ज्यादा बढ़ जाएगा। गवर्नर राज के जरिए विफाक अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। गवर्नर राज के जरिए जो एक लावा पकता जा रहा है वो फटने का भी खदशा है। तो मेरा ख्याल से हुकूमत ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी कि वहां पे गवर्नर राज लगाए, क्योंकि हुकूमत के लिए ही मुश्किलात हो जाएंगी। ठीक हो गया जैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर नंबर। जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक खवातीन औज़ात। आज हम थोड़ा सा आपको तारीख में लिए जाएंगे, लेकिन अक्सर जब हम तारीख की बात करते हैं तो हम 1947 से स्टार्ट करते हैं, उसकी तारीख की बात हो जाती है, फिर सुकूत ढाका की तारीख की बात हो जाती है, फिर पाकिस्तान में किसी मार्शल लॉ की बात हो जाती है, या फिर किसी न किसी ट्रेजिडी की बात हो जाती है। लेकिन आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे उन्होंने रीसेंट पास्ट में होने वाले तमाम तर इवेंट्स को अपनी इस तहरीर में लिखा है। इसका नाम है सर्कल ऑफ डेस्टिनी, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है जिसमें 2000 से लेके सन 2000 से लेके 2025 तक के तमाम तर वाक़यात को राइट डाउन किया गया, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंगली उसको कैरेक्टराइज किया गया। उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको नज़र आते हैं, वो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले भी किए। उसमें स्टोरी ओरिजिनल होती थी, लेकिन कैरेक्टर्स जो है वो उन्होंने खुद सोचे हैं और ख़ुद उसको बिल्ड किया। इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं, जिस तरह APS का वाक़या हो गया, उसको भी बयान किया गया, और उतार चढ़ाव जो मुल्क पाकिस्तान में होते रहे वो बयान किया गया। और ये एक लम्हे से बड़ी इंटरेस्टिंग भी है एक वजह से कि ये 2000 से 2025 तक जो नई नस्ल है, जिसमें जेंजीज आ जाते हैं, अल्फ़ा आ जाएंगे, वो डेफिनेटली इस बुक को जब पढ़ेंगे तो उनके समझ आएगा कि जो उनकी नज़रों के सामने, आंखों के सामने जो कुछ इवेंट्स हुए हैं वो फिर उसको यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे। मैं इस बुक को बिल्कुल स्टार्ट से और एंड से थोड़ा सा देखा तो काफ़ी हम दोनों को इंटरेस्टिंग लगी। इसमें लव भी है और वॉर भी है जो टेररिज्म के एरा में हुई, और जिस तरह से इसको बनाया गया, फिर हमारे माशरे पर इसके क्या असरात हुए उनको भी कवर किया गया। और इसी पर आज हम बात करने के लिए इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है असमत रजा साहब। थैंक सर फॉर योर टाइम। ऑथर ऑफ द बुक जी, जो इस बुक के मुसन्निफ है। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने इस बुक के बारे में जितना हम थोड़े से टाइम में जान सकते थे जाना और बात की, थोड़ा सा बताइएगा कितना वक्त आपको लगा और क्या क्या एस्पेक्ट्स थे जो आपने इसमें कवर किए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दिस बुक इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो पिछले 20 साल में, लास्ट 2 डेकेड्स में जो हालात गुजरे, जो ट्रांजिशन आई, और जो हमने खुसूसन मिलिटेंसी और टेररिज्म के हवाले से चेंजेस आई, वो मैंने कोशिश की कि इस बुक में इसको एक शॉर्ट फ्रेम में कैप्चर करने की कोशिश करूं। तो जहां तक आपका सवाल है कि मुझे कितने साल लगे, तो 3 साल लगे, क्योंकि इट वाज ए ह्यूज फ्रेम, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो हिस्सा है जिसके मुतल्लिक अभी तक बहुत कम लिखा गया। अच्छा। और मेरी ये कोशिश थी कि इसको किसी तरह इसी सफ़ाए करतास पे मुंतकिल किया जाए कि जो पढ़ने वाला है वो मंजर सब उसकी आंखों के सामने आ जाएं। तो बेसिकली इट्स ए वर्क ऑफ फिक्शन। कैरेक्टर्स आर ऑफ माय ओन क्रिएशन, बट बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स विच हैव बीन हैपनिंग अराउंड दैट इरा। तो उस हवाले से ये किताब है। और इसमें एक ख़ास बात जो है कि इसके में कैरेक्टर्स तो हैं ही, बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, हमारी मिलिट्री में से भी, पुलिस में से भी, सियासतदानों में से भी, और कॉमन लोगों में से भी। और वो इसमें लव स्टोरी भी, जैसा कि आपने बताया, वो है, और वो लव स्टोरी एक टेररिज्म के इरा में कैसे पनप सकती है उसका भी अहाता किया गया है। तो ये सारे मुख्तलिफ पहलू हैं जो लिखे गए। अच्छा असमत साहब, मुझे इंटरेस्टिंगली ये बताइएगा कि आपने तारीख भी लिखी 2000 से लेके 2020 तक,
लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग इसको बड़े ट्रेडिशनल वे में लिखते हैं कि क्या क्या हुआ, सदर साहब के इर्द घूम रहे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के इर्द घूम रहे होते हैं, मुल्क की मईशत के इर्द घूम रहे होते हैं। इसको फिक्शन में लाने का आइडिया क्यों था? क्या आप ज़्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना चाह रहे थे कि इसको नॉवल की शक्ल में या फिक्शन की शक्ल में लाएं, या ट्रेडिशनल भी तो आप कर सकते थे? जी, ट्रेडिशनली देखें, दो तरह के जैनर्स होते हैं। एक होता है एनालिसिस बेस्ड बुक्स होती हैं जिसमें रियल वाक़यात को बुनियाद बना के और एनालिसिस किया जाता है। दूसरी फिक्शन बेस्ड होती हैं जिसमें जो राइटर होता है वो अपने जहन से अपने माशरे का अक्स बयान करता है। और इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे कि रिसेंटली काइट रनर आज से कोई 8-10 साल 12 साल पहले पब्लिश हुई, और उसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से और काबुल के हवाले से इसी जैनर में लिखा गया जिस जैनर में मैंने लिखा। और इस बुक की मैं आपको एक ख़ास बात ये बता दूं कि इसमें लाहौर को एक करैक्टर के तौर पे लिया गया है। लाहौर की गलियां, लाहौर के मौसम, त्यौहार और लाहौर के लोगों की रिज़िलियंस, खाने भी शामिल है, खाने भी बिल्कुल शामिल हैं। तो वो आपको ये महसूस होगा कि लाहौर जो है वो वाकई एक जीता जागता किरदार है, जो कि हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने ना सिर्फ उसके महल्ले, उसके मौसम, उसके फूल, उसके रंग, वो सब नज़र आएंगे, बल्कि वो करैक्टर्स की शक्ल में ज़िंदा और जावेद हमारे सामने होगा। और इस किताब में सिर्फ लाहौर का ही जिक्र नहीं है। अच्छा। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, हर चीज़ इसमें मौजूद है। और मिलिटेंसी के हवाले से चूँकि अफ़गानिस्तान से इसका गहरा ताल्लुक़ है, तो कुछ अफ़गानिस्तान के इलाकों के करैक्टर्स भी इसमें शामिल किए गए। सही। और इसमें किस तरह का क्या चीज़ आपने एनालाइज की जब आपने इस चीज़ को लिखा कि हमारे माशरे में किस तरह के असरात डेवलप हुए, क्या कुछ बदलाव किस तरह से आया? जी देखें, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो रेडिकलिज़म और मिलिटेंसी आई और उसकी जो वेव अभी इन 20 सालों में आई, इसमें हमारे तालीम याफ्ता तबके का बड़ा किरदार है। अगर देखा जाए तो जो इनफिल्ट्रेशन हुई और मास्टर माइंड्स जो 2-3 इस किताब के अंदर हैं, अच्छा। वो सब के सब एजुकेटेड करैक्टर्स हैं। वो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो फिर भी मिलिटेंसी के रास्ते पे चल निकले, और वो अपने दिल में ये समझते हैं कि ये रास्ता ठीक है। तो उन्होंने कैसे समझा, क्यों वो इस रास्ते पे चले, वो इस किताब का बेसिक मुहर्रक था जो आपने सवाल किया था। तो बेसिक मुहर्रक ये था कि हमारा तालीम याफ्ता तबका, हमारे वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स और PhDs कर रहे हैं, वो इस रास्ते पे कैसे निकले। और एक फ़िक्शन की बड़ी किताब में ये चीज़ होती है कि जो उसका विलन होता है वो भी इतना स्ट्रांग होता है जितना कि हीरो हो। तो इस किताब में विलन भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि हीरो है। और उसकी भी वजह बेसिकली हकायक हैं कि अच्छा। जो हमारे माशरे के ईवल करैक्टर्स थे वो इस अरसे में इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने हमारे माशरे की सोशो कल्चरल फैब्रिक्स को हिला के रख दिया। अच्छा। तो ये जो सोशो कल्चरल फैब्रिक है, ये कैसे, क्यों, कहाँ मुंतशिर हुई और इसे कैसे हमने यकजा करना है। देखें, हमने एक फ़र्स्ट फेज़ ऑफ मिलिटेंसी गुजार दी, बिल्कुल, और अब उसके बाद थोड़ा सा वक्फा आया, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर वेव। वी आर नॉट मूविंग, वी आर ऑलरेडी इनटू ए सेकंड वेव ऑफ मिलिटेंसी। तो ये चीज़ जब तक हम हकायक को ना जानेंगे, मुहर्रकात को ना समझने की कोशिश करेंगे, उस वक्त तक शायद ये मुमकिन ना हो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, आपकी बुक का जो नाम है उसके हवाले से भी जानना चाहता हूँ। हम अक्सर बात करते हैं इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। बीइंग ए मुस्लिम, हमारा तो ये बड़ा एक ईमान भी है कि जो हमारी डेस्टिनी में है वो ज़रूर मिलेगा। सो सर्कल ऑफ डेस्टिनी, और फिर नीचे बड़ा एक ज़बरदस्त सा आपने उसमें लिखा है कि लव इन वॉर इन एयर ऑफ टेररिज्म। सो ये नाम बड़ा यूनिक रखा आपने, इसके पीछे क्या कुछ था और इसको किस तरह से अपने इस पूरे दिबाचे से आप रिलेट करेंगे? देखें, एक राइटर जो होता है वो जब लिखने बैठता है तो ज़रूरी नहीं होता कि वो जिस चीज़ को सोच रहा है वही उसके कलम से निकले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखते वक्त एक कैफियत में आ जाती हैं। तो जब मैंने ये किताब लिखनी शुरू की तो मेरे जहन में ये नाम आया और मुझे ये अपील किया, क्योंकि ये देखें, बेसिकली हम जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं इट्स ए सर्कल। और सर्कल हम पे मुसल्लत तो किया गया कुछ कुव्वतों की वजह से और कुछ हालात की वजह से, लेकिन कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू बरंदा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही से कैप्चर किया।
तो वो कुछ किस्मत का रोल और कुछ जो हमारे करैक्टर्स थे पावरफुल उनका रोल, तो उस हवाले से मैंने फिर इसका नाम सर्कल ऑफ डेस्टिनी रखा। और इसमें एक और पहलू जो बड़ा ज़रूरी है और मैं नाजरीन के लिए बयान करना चाहता हूँ कि देखें इसी इरा में आप लोग मीडिया से मुतल्लिक हैं। हाँ, वी हैव विटनेस्ड ए ग्रेट ट्रांजिशन इन मीडिया। मीडिया में ये हुआ, एक तो जो प्रिंट मीडिया और रवायती मीडिया था वो उसको सोशल मीडिया की तरफ मुंतकिल हो गया। बिल्कुल। और बल्कि उसमें आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिंट टू इलेक्ट्रॉनिक टू डिजिटल। इलेक्ट्रॉनिक अब सब मीडिया अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन ओवर राइडिंग इज सोशल मीडिया एंड मे बी फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड एट द बॉटम ऑफ दैट इज प्रिंट मीडिया। तो बेसिकली जो मीडिया में ट्रांजिशन आई वो भी इसमें हमने देखी, और उसमें मिलिटेंट्स ने कैसे फ़ायदा उठाया। उन्होंने जो हमारी देखें, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी के आप अपनी स्टोरी को कैसे बयान करते हैं। तो मिलिटेंट्स वर सक्सेसफुल इन नॉट ओनली क्रिएटिंग देयर स्टोरी, क्रिएटिंग देयर सब्जेक्ट लाइन, बट आल्सो नरेटिंग देम सो वेल दैट दे हैव इन्फ्लुएंस्ड our education sector, the entire education sector, and that's why कि हम जो ये लहर देखते हैं जब इनके मास्टरमाइंड्स तक पहुंचते हैं तो हमें कोई कंप्यूटर ग्रेजुएट नज़र आता है और कोई किसी और फ़न का माहिर नज़र आता है। ऑफ कोर्स फुट सोल्जर्स वो होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन पीछे जो प्लानर्स होते हैं। और एक और चीज़ मीडिया के हवाले से ये हो कि मीडिया पे जो प्रेशर्स पड़े, मीडिया पे एक साइड पे प्रेशर था कि वो मिलिटेंट्स इतने पावरफुल हो गए थे कि वो चाहते थे कि वो अपनी जो उनका मौक़िफ़ है उसको मीडिया में बयान किया जाए। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी थी और गवर्नमेंट थी जो चाहती थी कि उनका मौक़िफ़ बयान किया जाए। बिल्कुल। तो दरमियान में हमारा जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो पिस के रह गया। तो वो जो प्रेशर्स थे वो भी इसमें करैक्टर्स की सूरत में बयान किए गए कि कैसे हमारे मीडिया के लोगों पे प्रेशर्स होते हैं और हम ये जो नॉर्मल खूबसूरत चेहरे देख रहे होते हैं हमने अपने सामने, इनके पीछे क्या गुजरती है और ये कितने प्रेशर्स को फेस करके इन कुर्सियों पे आके और कैमरे को फेस कर रहे होते हैं। वी हैव टू एक्नॉलेज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के जो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उसमें ऑफ कोर्स मीडिया का भी बहुत। अच्छा सर, ये बुक तो अब मुझे आपकी बातें सुन के वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मैं इसके जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो देख रही थी, उसमें 3 साल तो आपको लगे, लेकिन इसके साथ साथ 3 लैपटॉप्स भी आपके यूज हुए। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम 1 लैपटॉप वाज स्टॉलन एंड 1 वाज ब्रोकन डाउन। तो ये क्या वो जो नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि चोरी कहाँ पे हुआ? चोरी कहाँ पे हुआ, टूटा कैसे? चोरी घर से ही हुआ था, बस कुछ ऐसा हुआ, हाँ घर से गायब हो गया। तो तहकीकात नहीं की? तहकीकात की गई। वो घर में तो आमतौर पे मेड्स और जो इस तरह के लोग होते हैं वही ऐसे कर देते हैं। असल में उन लोगों को इसकी इतनी अहमियत का एहसास नहीं होता, उन्होंने तो जाना है और जाके बेच देना। उन्हें नहीं पता कि इसके अंदर फॉर्चुनेटली मेरे पास बैकअप था और मैंने जो चीज़ लिखी थी वो उसके अंदर मौजूद थी मेरे बैकअप में। अच्छा, ये जो अभी हम सर्कल ऑफ डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, इसको मैंने जिस तरह प्लान किया है, इट्स ए ट्रायलॉजी। ये इसका पार्ट 1 है उस ट्रायलॉजी का। पहला हिस्सा है। इस ट्रायलॉजी का दूसरा हिस्सा जो मैं इस वक्त लिख रहा हूँ उसका नाम है शैडो ऑफ द नाइट। और जिस तरह ये किताब 2000 से 2020 और उससे बाद के वाक़यात बयान करती है, शैडो ऑफ द नाइट विल डील अबाउट द 1980s इरा, यानी मे बी वो 1978 से पीछे जाएंगे। 1978 से लेकर जवानी की तरफ चले गए आप। जी जी, मेरी भी जवानी और मैं भी पाकिस्तान की जवानी उस वक्त ज़वाल पजीर होना शुरू हुई थी। इसीलिए मैंने उस किताब का नाम रखा शैडो ऑफ द नाइट। एक ऐसी लंबी रात जिसका साया हम अभी तक अपने ये कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी? ये तकरीबन आई एम डन विद ऑलमोस्ट मोर देन हाफ। ये मैं नहीं कह सकता कि कब तक होगी, क्योंकि राइटर्स पे जब लिखने का वक्त आता है, जब इल्हामी कैफियत आती है तो वो चलती रहती है, और जब राइटर ब्लॉक आ जाए तो उसमें बेसिकली शैडो ऑफ द नाइट में ज़ियाउल हक इरा के पस मंज़र में सारी कहानी है। कि वो ट्रांजिशन जो कि फ्रॉम ए लिबरल सोसाइटी टूवर्ड्स रेडिकलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, वो स्टार्ट तो उधर से हुई। तो वो कैसे हुई, और एक पाकिस्तानी माशरा जो एक मॉडल माशरा था, एक मॉडल मुसलमान प्रोग्रेसिव मुस्लिम सोसाइटी, वो कैसे हम रिग्रेसिव फोर्सेस के
पीछे चले गए और कैसे वो ट्रांजिशन बिगन हुई। तो ये सारी चीज़ जो है ये उसमें शैडो ऑफ द नाइट में है, जो इसका दूसरा हिस्सा है जो मे बी नेक्स्ट ईयर सामने आएगा। चले सर, और इसकी लास्ट किताब जो है वो अभी मैं आपको नहीं बताता उसके मतलब, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ वो जो मिसिंग पीरियड होगा ना फ्रॉम 1990 टू 2000, तो वो उसका तक रहेगी। तो ये वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और आज हम आपको एक ऐसी बासलाहियत और कम उम्र तालिबा से मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जो बहुत ही होनहार है, जिसने टेक्नोलॉजी के मैदान में कम उम्री में ही एक नुमाया कारनामा सर अंजाम दे दिए। सारा अशरफ की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने एमडी कैट के तलबा के लिए एक जदीद वेब ऐप जिसे प्रेप प्लस तैयार कहा जाता है, जिसका नाम है प्रेप प्लस। ये ऐप ना सिर्फ मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी को आसान बनाती है, बल्कि तालिबा को जितने भी बच्चे होते हैं उनको स्मार्ट, मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से पढ़ाई में मदद फराहम करती है। इस उम्र में इतना बड़ा कदम उठाना सारा की मेहनत, तख्लीकी सोच, टेक्नोलॉजी से लगन का सबूत है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि ये ऐप कैसे काम करती है, इसे बनाने का ख्याल सारा ने कैसे अपने दिमाग में लाया। बिल्कुल ऐसे हमारे साथ सारा अशरफ मौजूद हैं। सारा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप मुलाकात भी करेंगे, आपकी ऐप के बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले इनिशियली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमने तो बता दिया लेकिन आप भी हमें ज़्यादा अच्छे से ओवरव्यू दे सकती है अपनी इस ऐप के हवाले से, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वालेकुम, मेरा नाम सारा अशरफ है। मैं क्लास 10th की तलबा हूँ और मैं फ्रंटियर साइंस एकेडमी पेशावर में पढ़ती हूँ। हमारी हेड मिस्ट्रेस मैम साइमा हामिद है, हमारे एकेडमिक इंचार्ज सर आरिफ गौहर सलारजई हैं और मुझे जिस इस प्रोजेक्ट में सुपरवाइज किया गया तो मेरी सुपरवाइज़र मैम लाइबा गुल हैं। हमने ये एग्जीबिशन और मेरे ये प्रोजेक्ट्स गौहर जमान फाउंडेशन की रहनुमाई में बनाए थे। मेरी ऐप जिसका नाम है प्रेप प्लस, इट इज़ अबाउट एमडीकेट प्रेपरेशन। इसमें एक जब अगर कोई एमडीकेट के लिए अपेयर हो रहा है तो उससे पहले इसके थ्रू अपने आप को टेस्ट कर सकता है कि उसको कितना आता है और किस टॉपिक्स में वो वीक है और उसको ज़्यादा काम। सही। सारा, ये भी बताएं कि ये अब ऐप काम कैसे करती है, इसका सारा प्रोसेस किस तरह से होता है? जी, ये तो एक वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास 5 डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो एमडीकेट में होते हैं, और जिसमें बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लॉजिकल रीजनिंग है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 2 और कैटेगरीज आती हैं, वो चाहे प्रैक्टिस एंड स्टार्ट एग्जाम। प्रैक्टिस में आपके पास जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं आप उनको सॉल्व करते हैं, जो एमसीक्यूज के फॉर्म में होते हैं उनको सॉल्व करते जाते हैं और डायरेक्ट आपके पास करेक्ट आंसर भी आता जाता है। फिर जो स्टार्ट एग्जाम होता है उसमें आपको 66 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड, और बाय द एंड ऑफ द जब आपका ये पूरा टेस्ट खत्म हो जाए तो एंड में आपके पास एक डेटाबेस आ जाएगा जिसमें आपके करेक्ट आंसर, आपके रॉन्ग आंसर और जो भी टॉपिक्स आपकी वीक हैं जिस पर आपको काम करने की जरूरत है वो एंड में आ जाते हैं। सही। अगर आपका क्वेश्चंस जारी हो और आपका टाइम खत्म हो जाए तो फिर ये आप अच्छा सारा, मुझे ये भी बताइएगा कि कोई भी हो या फिर कोई इनोवेशन हो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, कुछ मुहर्रकात होते हैं जिसकी वजह से ऐप भी सामने आती है, इनोवेशन भी सामने आती है। लाइकवाइज जिस तरह आप अगर किसी शायर को देखेंगे तो ख्याल आता है, उसके बाद शेर आ जाता है। सो ये ऐप बनाने का ख्याल आपको किस वजह से आया? क्या कुछ इसका पस मंज़र था जिसकी वजह से आपने सोचा कि आपको ये ऐप बनानी चाहिए? तो हमारी जो एकेडमिक इंचार्ज है सर आरिफ गौहर सलारजई, उन्होंने मुझे हम सबको ये आइडिया दिया था जो एआई के एग्जीबिशन में इंक्लूडेड थे कि कोई ऐप बनाए जो डिफरेंट हो, जो स्टूडेंट्स की एक्चुअली हेल्प कर सके। तो मैं खुद एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूँ, और ज़्यादातर पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डॉक्टर और एमडीकेट की तरफ ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपनी मदद करने के लिए और जितनी भी साइंस की स्टूडेंट्स हैं जो एमडीकेट में अपेयर होंगे उनकी मदद करने के लिए मैंने ये ऐप बनाया। अच्छा, इस ऐप को बनाने में फिर शामिल कौन कौन था? पूरा आपका एक टीम थी, साथ आपका एक ग्रुप था जिसने इस प्रोजेक्ट पर काम किया? ये मैंने इंडिविजुअल था लेकिन मुझे सुपरवाइज किया गया था। मुझे मेरी सुपरवाइजर मैम लाइबा गुल ने सुपरवाइज किया था, मेरी हेड मिस्ट्रेस मैम साइमा हामिद ने किया था, और हमारे एकेडमिक इंचार्ज सर आरिफ गौहर सलारजई, मेरी यूनिट इंचार्ज मिस उल्फत रहीम, इन सब ने इस ऐप को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगा? इसकी टेस्टिंग हो गई है, और अब ये भी बताइएगा कि बहुत सारी ऐप्स जब आती हैं मार्केट में तो उसके बाद उनके हवाले से हम रिव्यूज़ देखते हैं कि इनमें बग्स हैं। आपकी ऐप के हवाले से आप ही हमें बेहतर बता सकते हैं कि इज़ इट बग फ्री ऐप?
सबसे पहले ये कि मैंने ChatGPT+ में ये जो आइडिया जो था, मेरा जो प्रॉम्प्ट था, वो मैंने एंटर किया ChatGPT+ में, और मैंने बोला कि मतलब इस तरह का मुझे ऐप चाहिए जिसमें ये इस तरह की क्वेश्चंस हो, ये कैटेगरीज हो। फिर उसने मुझे एक ऐप फाइल दी, लेकिन जब मैंने उसको डाउनलोड किया तो वो उतना वर्सेटाइल नहीं था जितना मैं चाहती थी। उसमें ना एडिशन हो जाती थी ना कुछ, तो इसलिए मैंने एक और उसको प्रॉम्प्ट दिया और उसको बोला कि मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। तो सबसे पहले मैंने पाइथन और C++ में कोडिंग की, लेकिन चूंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मेरी जो टीचर जो मुझे सुपरवाइज कर रही थी, वो भी उनकी भी क्वालिफिकेशन इंग्लिश MPhil है, तो हम दोनों इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते थे और हमें इस फील्ड का ज़्यादा पता भी नहीं था। तो इसलिए हमने अपनी यूनिट इंचार्ज जो कि मिस उल्फत रहीम थी, उनसे हमने हेल्प ली कोडिंग में, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने मास्टर्स किया है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। फिर नेक्स्ट जो है हमने जावास्क्रिप्ट फाइल में हमने उसमें फाइल्स बनाए, which were 888+ फाइल्स, लेकिन उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो फाइल्स है और इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो SRC ऐप फाइल है, जिसमें हमने इस ऐप की फॉन्ट और कलरिंग को कंट्रोल किया था। और सेकेंड इम्पोर्टेंट फाइल जो था वो डाटा ऐप फाइल था, जिसमें हमने इस ऐप में जो भी MCQs थे जो 1 लाख से ज़्यादा थे, हमने वो जो ऐड किए थे वो सारे इंक्लूडेड थे। और फिर मैंने Node.js में इसको इंक्लूड किया और इन सब चीज़ों को कंबाइन किया, जिससे मेरा ये वेब ऐप बना। दूसरा मुश्किल जो हमें पेश आई थी वो ये थी कि ये ऐप चूंकि एक बीटा वर्जन है, मतलब ये अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, तो ये जो है ये किसी USB या ईमेल के थ्रू किसी और डिवाइस में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, तो हमने इसको भी सॉल्व किया। लेकिन एक बीटा वर्जन है, इसमें 1 लाख MCQs हैं फ्रॉम फेडरल एंड पेशावर पास पेपर। अच्छा सारा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इसके ऐप की तैयारी में जावा हो गया, C++ हो गया और बहुत ही दीगर लैंग्वेजेस हैं वो उनका इस्तेमाल हुआ है। जाहिर है इन ज़बानों की ऐप्स की अपडेट भी होती रहती है, डिफरेंट, आपको पता है कि नोटिफिकेशंस भी आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐप बनने के बाद भी इसे मुसलसल अपडेट करना पड़ेगा आपको? अब ये जो मेरा ऐप है ये बीटा वर्जन, ये जो जितने आप नाम आपने लिए हैं, जो जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, उनकी तरह डेवलप्ड नहीं है, तो इसमें फ़िलहाल तो कोई अपडेट्स नहीं मांग रहे। लेकिन मेरी फर्दर ये है कि मैं इसमें और MCQs ऐड करूँ, फिर इसको लॉन्च करूँ, फिर उसमें जब ये लॉन्च होगा तो उसके बाद जो भी अपडेट्स और डेवलपमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी सुपरवाइजर की। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने ये ऐप बनाई है, इसका आपको फ्यूचर क्या नज़र आता है और क्या आगे चल के किसी और प्रोग्राम में या प्लेटफॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कुछ सोच रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मेरा ये भी इरादा है कि मैं जो इंजीनियरिंग और CSS की तरफ जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी इसी तरह का एक ऐप बनाऊं, और या फिर इसी ऐप को मैं और वर्सेटाइल करूं और इसमें एडिशन करूं। इसी ऐप में मेरा ये भी इरादा है कि मैं और MCQs बनाऊं जो मैं AI के थ्रू टेक्स्ट बुक से जनरेट करूं, जो किसी भी पास पेपर में इंक्लूड ना हो और इस ऐप में मौजूद हो, ताकि सब आसानी से इसको एक्सेस करें। फिर मैं इसमें इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन ऐड करूँ और CSS का भी ऑप्शन ऐड करूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें इसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं और इसमें वो मतलब अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये इरादा है कि मैं इस ऐप को और ज़्यादा और वर्सेटाइल करूंगी और ज़्यादा इसमें एडिशन करूंगी, ताकि सारे स्टूडेंट्स इससे हेल्प ले सकें। मज़ीद आप एडिशन भी करती जाएं, सारा कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग और सुबह की सोच का हिस्सा भी बनती जाएं और नौजवानों के लिए काम भी करती जाएं और इसी तरह से कामयाबियां भी समेटें और अपने फादर का नई नई ऐप्स बनाती रहें, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ इस प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल जी, और थैंक यू सो मच वंस अगेन सारा फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चूंकि आज जुम्मा है और आपको पता है कि जुम्मे की मुनासबत से हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा एक टॉपिक रखते हैं जिससे हमारी भी रहनुमाई हो सके और देखने वालों की भी। तो आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है हसद। एक ऐसा बातनी मर्ज है जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की खामोश तबाही करार दिया, क्योंकि हसद ईमान को इसी तरह जला देता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को जला देती है। और फिर कुरान भी हमें खबरदार करता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि यानी बल्कि ये लोगों से इस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई। हसद वो आग है जो इंसान दूसरों के लिए भड़काता है, मगर सबसे पहले खुद उसी के दिल को भी आपकी कहें कि भस्म करके रख देती है। ये रिश्ते तोड़ती है, दिलों में आप ये कहें कि दुश्मनी, नफरत, इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं
और इंसान को नाशुक्री और बेसुकूनी में धकेल देती है। आज के दौर में जब हम देखें तो कंपैरिजन, फिर सोशल मीडिया की अगर बात करें तो दिलों में बेचैनी बढ़ी हुई है लोगों के। ऐसे में ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस अमर की है कि हम हसद के इस मर्ज़ को पहचानें, इससे बचने की कोशिश करें, शुक्रगुजारी करें और अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें, ताकि हम इस तरह के मुश्किलात से, इस तरह के हालात से बच सकें। बिल्कुल ऐसे, और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत मुफ्ती शेख कासिम साहब मौजूद हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सुबह की सोच में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ हमारे पास वक्त है, तो आप ज़रा नंबर भी डिस्प्ले कर दीजिएगा। आप मुफ्ती साहब से इस हवाले से अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 051-890-1008 एक हमारा नंबर है, और दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थोड़ी देर में ये डिस्प्ले भी हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरी टीम को पता नहीं था, अनाउंस्ड हमने कॉल के लिए, तो कॉल का हक आपको दे दिया। मुफ्ती साहब, हसद के हवाले से हम अक्सर किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं, किसी खूबसूरत इंसान को देखते हैं, किसी को तकरीर करते हुए देखेंगे, किसी को चलते हुए देखेंगे, किसी को अच्छा पहनते हुए देखेंगे। वहीं पे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर माशाल्लाह ना कहने की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो हसद के उम्र में भी आ जाती है। पहले तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कितनी एक नाजुक लाइन है हसद की, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, हसद तो एक नफ्सियाती बीमारी का नाम है। ये इंसान के अंदर उस वक्त आ जाती है कि जब इंसान किसी से मरूब हो जाए और फिर उसको कोई ऐसा हल नज़र ना आए कि वही चीज़ उसके अंदर भी पैदा हो। मतलब ये है कि एक साहिब नेमत की नेमत को हज़म ना कर सकना और उसकी नेमत के ज़ाइल होने की तमन्ना करना, ये हसद है। हसद वो पहला गुनाह है जो आसमान पर हुआ, और हसद वो पहला गुनाह है जो ज़मीन पर हुआ। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया। बिल्कुल। उसने कहा कि मैं इनको क्यों सजदा करूं? मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं। आग जो है वो मिट्टी से अफजल है। हालांकि उसको अल्लाह के हुक्म का इत्तबा करना चाहिए था। और ज़मीन पर जो हुआ वो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। एक मोहब्बत वजह बनी, बिल्कुल, और एक को इल्म खा गया। एक कहने लगा मैं आलिम ज़्यादा हूँ। हसद बुनियादी तौर पर दो चीज़ों में हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जा रहा है। एक है इल्म की वजह से हसद और एक है माल की वजह से हसद। ये दो चीज़ें हैं जो हमारे माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही हैं। एक आदमी को दूसरे आदमी की सिफ्त और उसकी खूबी हज़म ना होना, ये हसद है। और हसद ये है कि वो चाहता है कि इसके अंदर से ये नेमत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, ये हसद है। जबकि मुसलमान की शान ये है, हमारे मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि मुसलमान हसद नहीं करता बल्कि वो रश्क करता है। रश्क करना जायज़ है। रश्क ये है कि एक आदमी के पास कोई नेमत है, वो साहिब नेमत है, तो दूसरा आदमी ये चाहेगा कि अल्लाह जैसे तूने इसको नेमत दी मुझे भी अता कर दे। ये दुआ करना बहुत अच्छी है, मुस्तहसन है, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये दुआ करे कि इसके पास से ख़त्म हो जाए, मेरे पास आए या ना आए इसके पास ज़रूर ख़त्म हो जाए, तो ये हसद है। और हसद, जैसे कि आपने इंट्रो में अभी बताया कि हसद जो है ये इंसान की नेकियों को खुश्क लकड़ी की तरह और खुश्क घास की तरह, जैसे आग खा जाती है इस तरह ये खा जाता को सीख लग जाती है। सीख से भी ज़्यादा आग की तरह। सीख तो स्लो चलती है, आग जल्दी खा जाती है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सूरह फलक में ये तालीम इरशाद फरमाई और ये दुआ बताई कि महबूब आप भी पनाह मांगिए हर वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हर हसद करने वाले के शर से, उसके हसद से आप भी पनाह मांगिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत ईमान शुरू हुई तो दावत इस्लाम देते हुए यहूद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल न किया और वो महसूस कर रहे थे कि लोग बड़ी तेज़ी से इनके दीन को कबूल कर रहे हैं। उनके दिल में हसद आ गया कि हमारे दीन को छोड़कर इनके दीन की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक हसद की निशानी थी उनके अंदर। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, ये तो महबूब चाहते हैं कि आप अपना दीन छोड़ के इनके दीन की तरफ आ जाएं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। एक चीज़ मैं और यहाँ पे अर्ज़ कर दूंगा कि हसद मुआशरे को बिगाड़ की तरफ ले जाता है। हसद करने वाले को ये अंदाज़ा ही नहीं रहता कि वो अल्लाह की तकसीम से इनकार कर रहा है। बिल्कुल, ये अल्लाह की तकसीम है ना कि अल्लाह ने किसी को क्या दिया और किसी को क्या नहीं दिया, ये मेरे रब की तकसीम है। तो बेहतर ये होगा कि अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहा जाए और अल्लाह की तकसीम से इनकार ना किया जाए।
बल्कि शुक्र अदा किया जाए। जो बंदा शुक्र अदा करता है हर हाल में, अल्लाह ताला उसको और नेमतें अता फरमाता है। ये तो कुरान का फैसला है। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, लेकिन समटाइम्स होता है ना, जिस तरह पहले हसनैन ने खुद जिक्र किया था कि कोई चीज़ हम किसी को देख रहे हैं, हम उसको कुछ कह नहीं रहे, लेकिन दिल ही दिल में हमें कुछ ना कुछ एतराज़ हो रहा है या हम फील कर रहे हैं, तो शायद ये फितरी अमल है हर इंसान का, ये भी इसको भी हसद में लेंगे, हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा। मैं अर्ज़ करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। हज़रत हारसा बिन नोमान की रिवायत है और ये मौजम कबीर में आई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 3 चीज़ें होंगी। अच्छा। एक है बदफाली, एक है बदगुमानी और एक है हसद। अल्लाह, ये 3 चीज़ें होंगी। तो सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इससे बचें कैसे? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद, अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि हसद होगा, तो हसद से बचने के लिए फरमाया कि ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर से वो गुबार दूर हो जाए, वो कदूरत दूर हो जाए, वो अदावत ख़त्म हो जाए जो तुम्हारे अंदर अपने भाई के लिए पैदा हो रही है। इस्तिग़फ़ार करो। और दूसरी चीज़ कहा कि बदगुमानी से बचो। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, कि ये जो बदगुमानी होती है ये इंसान को गुनाह कबीरा पर ले जाती है, ये गुनाह कबीरा है। तो दुरुस्त नहीं है कि इस हसद करते हुए, बदगुमानी करते हुए इंसान इस तरह के मामलात करे। और तीसरी चीज़ फरमाई कि बदफाली के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। आपने फरमाया कि बदफाली जब तुम किसी काम की लो ना तो वो कर गुजरो। मतलब क्या है, मैं मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ एक आम मिसाल है कि एक इंसान किसी काम के इरादे से घर से निकला, एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। तो इंसान को चाहिए बस वापस हो जाए। हमारे माशरे के अंदर ये तवाहम परस्ती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं करो, ये बिल्ली का गुजर जाना या इस किस्म के तुम्हारे अपने जहनी तवाहुमात जो हैं, हाँ नहीं ये कोई बात नहीं है कि तुम लोग को जी कि ऐसे हो गया तो वैसे हो जाएगा। काम सारे तो अल्लाह करता है, तो तुम्हारा तवक्कुल अल्लाह पर मजबूत होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं आपके सवाल के जवाब में कि ये हसद इंसान के अंदर ज़रूर आता है, लेकिन उसको दूर करने का तरीका है। ये आता क्यों है कि इंसान के अंदर एक अल्लाह ने दिल रखा है, और उस दिल की कैफियत मुख्तलिफ हालतों में बदलती रहती हैं। बाज़ दफ़ा हुस्न को देखकर पसंद करता है, जिसको वो पा सकता हो उसके बारे में वो नहीं करता, लेकिन जिसको ना पा सकता और उसकी चाहत हो कि मैं इसको पाऊँ और उसके काबू में ना आ रही हो, उसके कंट्रोल में ना आ रही हो, फिर वो परेशान होता है और फिर वहाँ से हसद का आगाज़ हो जाता है। इसी हवाले से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हम सब में है, गज़ल में होगी, मुझ में होगी, मुझ में तो मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे ज़्यादा होगी, कि हम अक्सर किसी शख्स को देखते हैं वो आप वाला ही काम कर रहा है। शायद हो सकता है कि उसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ आपसे कम नज़र आ रही हो, लेकिन वो आपसे अच्छे स्टेज पे होगा, आपसे अच्छे स्टेज पे बैठा होगा, आपसे अच्छी जगह पे बैठा होगा, तो बंदा कहता है यार ये क्या मतलब जो है ना, लोग वैसे ही कैपेबिलिटीज़ के बगैर इधर पहुंचे हुए हैं, इनको इतना अल्लाह ने नवाजा हुआ, हमें नहीं नवाजा हुआ। ये इंसान की फितरत है, ये भी हसद में आता है। इसको किस तरह से दूर किया जाए? देखिए, इसका फिर मैं यही अर्ज़ करूँगा कि इंसान को अपने आप को समझाना जरूरी है। इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी कह सकते हैं कि वो वहां पे है तो उसकी कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रा हैं या उसके नसीब अच्छे हैं, इस वजह से वहां पे है। जी बिल्कुल, ये इंसान के लिए मैं यही बात अर्ज करने लगा हूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस सवाल का जवाब यही दिया था कि इंसान को चाहिए कि खुद अपने आप को समझाने की कोशिश करे, बजाय इसके कि वो कुड़ता रहे और अपने आप के अपना खून जलाता रहे, अपनी आग में जलता रहे। इसके लिए बेहतर होगा इस्तिग़फ़ार करते और साथ साथ अपने दिल को और अपने दिमाग को समझाए, कोशिश करे कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए नहीं थी ठीक, मुझे नहीं मिली और मेरे लिए ठीक होती तो मुझे ज़रूर मिल जाती। तो ये अल्लाह ताला की तकसीम है, इसी को तो तकसीम कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि इंसान किसी मनसब पर जब पहुंचता है तो उसके इर्द गिर्द के माहौल के लोग ही उसके लिए मुखालिफतें पैदा कर देते हैं। आजकल हमारे ऑफिसेज में अक्सर ऐसा होता है, कोलीग्स में अक्सर ऐसा होता है, टीचर्स में हो जाता है। आपने मिसाल दी, लोग तकरीर करते हैं और लाजमी तौर पर ऐसे है कि उलमा के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, और क्योंकि वो भी तो इंसान है ना, ये सब लोग इंसान है और इंसानों के अंदर ये चीज़ें फितरी तौर पर मौजूद हैं। कोई अगर किसी मनसब पर पहुँच गया और ऐसे हालात में पहुँचा कि अगर उसके पास बज़ाहिर कोई वसाइल ना थे, लेकिन कुदरत ने हाथ पकड़ा और उसको बुलंदी पर पहुँचा दिया, तो साथ वालों को चाहिए कि उसका शुक्र अदा करें अल्लाह का और उस बंदे की तारीफ़ करें
ताकि अल्लाह ताला उनको भी इस जैसा अता करे। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, पिछले सवाल के जवाब में आपने ये बात की थी, आखिर में आपने कहा कि इंसान को पता नहीं चलता जब हसद का आगाज़ हो जाता है, लेकिन शुरू में तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन देखते ही देखते वो इतनी नफरत बढ़ जाती है दिल में कि वो एक हार्मफुल एटीट्यूड हो जाता है इंसान का, नफरत हो जाती है। इससे इंसान की अपनी पर्सनैलिटी पर कितना नुकसान होता है? देखें जी, इस इंसान की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल तबाह हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद ईमान वाले के दिल में इकट्ठा हो ही नहीं सकता, यानी कि एक दिल में ईमान और हसद, ये दो चीज़ें इकट्ठी रह नहीं सकती। तो जो हसद करने वाला है वो जिस वक्त इस बीमारी का शिकार होता है तो उसके लिए मसला ये सबसे बड़ा होता है कि वो मुआशरे के अंदर ज़हनी तौर पर तन्हा हो जाता है। अब मुआशरे के अंदर उसको किसी भी चीज़ का एक्सेप्ट करना, हजम करना उसके लिए मुश्किल होता है। तनकीदी मिजाज हो जाता है, फिर उसके दिल में अदावत हो जाती है, फिर यही अदावत इख्तलाफात को जन्म देती है और फिर आपस में दूरियां पैदा होती हैं। तो जिस वक्त किसी को आप एडमिट कर लें, तस्लीम कर लें, फिर उसके बाद अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जाएं तो फिर ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा, लेट्स पुट इट दिस वे, हजरत के एक शख्स है जो जिसकी कैपेबिलिटीज भी आपके साथ है, जो आपके साथ उठा बैठा सब कुछ हुआ, एक दिन आप घर बैठे वो किसी प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो डिजिटल है, मुल्क के किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे है, वो एक मसला गलत बता रहा है और स्टार्ट से लेके आखिर तक बता रहा है, तो इसमें आपके दिल में तो आएगा ना यार कि साथ बैठ के पढ़ा है, सारा कुछ हुआ है और ये यहाँ पे बैठ के इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता और देखो लोग इसको किस तरह से सुन रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। मैं अर्ज करता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है ना जी, तो सोशल मीडिया के दौर में हमारी कुछ कबाहतें भी जन्म ले चुकी हैं, जहाँ फ़ायदे हुए हैं कबाहतें भी बहुत हुई हैं। इन कबाहतों में सबसे बड़ी कबाहत व्यूवरशिप है, लाइक्स का चक्कर है, और बस हर बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊं, मैं ज़्यादा वायरल हो जाऊं। और आपको पता है कि मुआशरा हमेशा पॉजिटिव बात को कम सुनता है, नेगेटिव को ज़्यादा सुनता है। मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप एक लफ्ज़, मसलन आजकल आम है, हमारी शाहराओं पे भी ऐसे लिखा होता है, एम्बुलेंस गाड़ी है, उसको आपने सीधा ए से उसकी वर्डिंग शुरू करके, ए बी से शुरू करके अगर आपने एम्बुलेंस लिखा है तो वो बहुत कम लोग पढ़ेंगे। इसी को आपने उल्टा करके लिख दिया तो हर बंदा पढ़ेगा कि ये लिखा क्या है इसके ऊपर, वो लाजमी उसको देखने की कोशिश करेगा। तो जो नेगेटिविटी है हमारे मुआशरे के अंदर वो ज़्यादा परवान चढ़ती है। तो ये चीज़ें तो हैं कि हम रेटिंग के चक्कर में अपने दीन को, अपने अकायद को, अपनी तालीमात को, अपनी तहजीब को, हम सब चीज़ों को पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हम सिर्फ एक पर्सनल हाइप क्रिएट करते हैं और अपनी एक पर्सनल हम रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम ये कुछ करते हैं। ये ठीक नहीं है बिल्कुल, इसकी शरीयत में भी इजाज़त नहीं है, इसकी दीन में भी इजाज़त नहीं है, इसमें इंसानों के मुआशरे के अंदर भी इजाज़त नहीं है। इंसानों का कोई सा भी मुआशरा हो, गलत बात को कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता, इसलिए कि गलत बात हमेशा गलत होती है और दुरुस्त हमेशा दुरुस्त होती है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, इसके अलावा इससे अब बचने के क्या तरीके हैं? एक तो आपने इस्तिग़फ़ार का बताया था शुरू में, इसके अलावा किस तरह के अमल किए जा सकते हैं छोटे छोटे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये जो दो सूरतें हैं ना, जिनको हम मुअव्वज़तैन कहते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दो सूरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसीलिए नाजिल हुई थी कि आप इनसे नज़र बद की हिफाजत करें और आप इसे हासिदीन के हसद से हिफाजत करें, आप इससे और कई बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उससे आप इस जो भी हिफाजत करना चाहे तो वो ये पढ़े। ये एक हिसार है, जब भी कोई शख्स इसको पढ़े अल्लाह ताला दिन में पढ़ने वाले को रात तक इसकी हिफाजत फरमाता है, जो रात को पढ़ के सोता है अल्लाह ताला सारी रात सुबह तक इसकी हिफाजत फरमाता है। अच्छा, आपने स्टार्ट में बोला था कि इल्म और माल की वजह से हसद होता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि इल्म वाले को भी किसी से हसद होता है और माल वाले को भी किसी से हसद होता है, और वो क्यों होता है? जी मैं आपको बताता हूँ। देखें, आका करीम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस मुबारक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा, अल्लाह करे टाइम इतना हमारे पास बच जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो लोगों पर हसद करना जायज़ है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने भी और मुहक्किकीन ने इसकी तशरीह यूँ की है कि हसद के मुख्तलिफ दर्जे हैं। एक हसद ये है कि इंसान चाहता है कि दूसरे से उसकी नेमत का ज़ाइल हो जाए और इसको मिल जाए, और दूसरा दर्जा ये है कि उसके पास ज़ाइल भी हो जाए, मेरे पास आए या ना आए उसके पास ज़रूर ख़त्म हो जाए। तीसरा दर्जा ये है कि उसको भी मिले और मुझे भी मिले। ये हसद नहीं। जो तीसरी चीज़ है ये है रश्क। इसके बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने भी और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये रश्क करना ये जायज़ है। अच्छा। और जैसे कि आपने कहा इल्म और माल की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दो लोगों पर जायज़ है, एक वो जो कुरान का आलिम है
कुरान पढ़ता है, सारा दिन और रात भी कुरान पढ़ता है, कुरान की तालीम फैलाता है, तो ऐसे बंदे पर रश्क करना जायज़ है कि अल्लाह जैसे तूने इसको अता किया कुरान का इल्म, मुझे भी अता फरमा, मैं भी इसको तकसीम करूं, मैं भी बांटूं, तो इस बंदे पर जायज़ है। और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने पैसा दिया, माल दिया, दौलत दिया, और वो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह की राह में तकसीम करता है, गरीबों, नादारों, फुकारा को देता है, बांटता है और उनके काम आता है, तो ऐसे बंदे पर भी हसद करना जायज़ है, लेकिन ये हसद बमाना रश्क होगा। यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अल्लाह तूने उसको दिया तो हमें भी ये तौफीक अता ये नहीं कि उसको उससे छीन के जी। तो जो इल्म वाले हैं ना, उनमें होता है, आप इसको सिर्फ कुरानी इल्म पर ना महमूल कीजिएगा, इसको आप दुनियावी इल्म पे भी कर सकते हैं। आपके इस दौर आप देख रहे हैं कि एक हमारी स्पीड लगी हुई है, एक हमारी रेस लगी हुई है, और हर बंदा दूसरे से आगे निकलना चाहता है, एक दूसरे को हराना चाहता है, जबकि अदब हमें ये कहता है, तहजीब हमें ये कहती है कि इल्म सीखो अपना इल्म बढ़ाने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ना कि दूसरों को मात देने के लिए, दूसरों को हराने के लिए। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुफ्ती शेख कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने सैर हासिल और तफसीली गुफ्तगू की है हसद के हवाले से। और आज की सुबह की सोच से इतना ही। ख़वातीन और हज़रात, मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।